प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 601 निष्कर्ष। लाल बादल संप्रदाय के प्रमुख ने एक पल सोचा और कहा, 5 बड़ी शक्तियों के विनाश की खबर फैलने के बाद दिव्य खड्ग संप्रदाय, आनंद संप्रदाय और असुर संप्रदाय ने सबसे पहले अपनी नाराजगी जताई थी। बिखरे योगी संप्रदाय हमेशा तटस्थ रहा है, इसलिए उसने कोई राय जाहिर नहीं की। पवित्र आश्रम द्वारा 5 बड़ी शक्तियों और स्वर्ग संस्था के बीच की साजिश का खुलासा करने के बाद ये तीनों शक्तियां पूरी तरह खामोश हो गईं। ये सुनकर रणवीर रायचंद तुरंत समझ गया कि कुलपति मुरारी का जानबूझकर कार्रवाई न करने से क्या मतलब था। तो मेरे 5 बड़ी शक्तियों को नष्ट करने के बाद मैंने कुछ और ताकतों को नाराज कर दिया, इसीलिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। मेरा यही अंदाजा है। कुलपति मुरारी ने सिर हिलाया। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है। तुम्हारा अचानक प्रमुखता में आना और तुम्हें मिल रहा अपार ध्यान निश्चित रूप से कुछ लोगों को नाखुश कर देगा। वे जानते हैं कि ये पश्चिमी प्रतिभावान लोग पूर्व देश में तुम्हें निशाना बनाने आए थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर किसी को नहीं भेजा। वे देखना चाहते थे कि तुम उनसे कैसे निपटते हो। तो ये बात है, रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा, यह अनुमान लगाते हुए कि काफी लोग उसके मारे जाने की उम्मीद कर रहे थे। ऐसा लगता है कि आर्यावर्त के साधना जगत में सभी बड़ी शक्तियों का अपना अपना एजेंडा है। दुख की बात तो यह है, अफसोस की हॉल मास्टर रणवीर एक नाग रक्षक हैं। अगर भविष्य में हमें सचमुच आध्यात्मिक ऊर्जा की समस्या हल करनी पड़ी तो इन लोगों को ही इसका फायदा मिलेगा। कुलपति मुरारी ने नाराजगी और गहरे पछतावे के साथ कहा। नाग रक्षक। ये सुनकर हर कोई जिज्ञासा से कुलपति मुरारी को देखने लगा। रणवीर रायचंद ने उन्हें एक ऐसी नजर से देखा जिसने उन्हें याद दिलाया। कुलपति मुरारी को तुरंत एहसास हुआ कि उन्हें वे बातें नहीं कहनी चाहिए थीं। नवनाग खंडहर और नागनाड़ी बेहद गुप्त हैं और इनका खुलासा किसी के सामने नहीं किया जा सकता, वरना गलत इरादे रखने वाले लोग आसानी से साजिश रच सकते हैं। मेरा मतलब है, हॉल मास्टर रणवीर इतनी कम उम्र में ही इतने शक्तिशाली हैं। भविष्य में आर्यावर्त को झंडा उठाने के लिए उन पर निर्भर रहना पड़ सकता है। हालांकि सभी ताकतें अभी बाहरी ताकतों के खिलाफ एकजुट नहीं हैं। कुलपति मुरारी ने सफाई दी। मुझे लगता है कि वे अक्सर झूठ नहीं बोलते, वे शर्मिंदा हैं। कुलपति मुरारी सही कह रहे हैं। हॉल मास्टर रणवीर की बेमिसाल साधना के साथ वे शायद हमारे आर्यावर्त में सबसे शक्तिशाली हैं। हमें भविष्य में वास्तव में उन पर निर्भर रहना होगा। गनीमत रही कि किसी ने उनकी बात पर शक नहीं किया। आखिरकार वे पवित्र आश्रम के कुलपति थे और उनका रुतबा स्पष्ट था, इसलिए उन सब ने हाँ में हाँ मिलाई। एक पल के लिए रणवीर रायचंद अपनी तारीफ सुनकर शर्मिंदा हो गया और उसने जल्दी से कहा, हर कोई मेरे बारे में बहुत ऊंचा सोचता है। मुझसे भी ज्यादा काबिल लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। इस दुनिया में अनगिनत उस्ताद हैं जो गहरे पहाड़ों और जंगलों में एकांत में रहते हैं। मैं तो वास्तव में कुछ भी नहीं हूँ। जहाँ तक कुलपति मुरारी के दावे की बात थी कि एक नाग रक्षक के रूप में वह आर्यावर्त के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था और अन्य शक्तियों को भविष्य में इसका लाभ मिलेगा, रणवीर रायचंद इससे सहमत नहीं था। ये शक्तियाँ पूरे आर्यावर्त का प्रतिनिधित्व नहीं करती। उसे राष्ट्र के भविष्य, 100 करोड़ से अधिक लोगों की किस्मत और हजारों साल की ऐतिहासिक विरासत की चिंता है। इनके मुकाबले वे साजिश करने वाली ताकतें कुछ भी नहीं हैं। हालांकि उसने ये शब्द जोर से नहीं कहे, उसने उन्हें अपने दिल में समझा। जहां भी लोग होते हैं वहां एक युद्ध की दुनिया होती है। साधना जगत एक महान युद्ध की दुनिया है जिसमें हर तरह के लोग हैं। अभी के लिए सभी शक्तियों के एक ही पक्ष में खड़े होने की उम्मीद करना अवास्तविक है।
चूंकि वे पश्चिमी प्रतिभावान लोग मुझे निशाना बना रहे हैं, यह मेरा निजी मामला है। अगर दूसरी ताकतें इसमें शामिल नहीं होती हैं तो कोई बात नहीं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, हर कोई प्रशंसा से भर गया। हॉल मास्टर रणवीर का दिल कितना विशाल है। लेकिन तभी रणवीर रायचंद ने अपना लहजा बदला। अगर इन लोगों ने कोई गड़बड़ करने की जुर्रत की तो मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। एक सिहरन दौड़ गई और वहां मौजूद हर किसी ने अपने दिल को थोड़ा कांपते हुए महसूस किया। ये रुद्रधाम का स्वामी है, एक निर्दयी आदमी जिसने इतनी सारी शक्तियों को कुचल दिया। रुद्र का खिताब यूं ही नहीं दिया गया था। वह निश्चित रूप से नर्म दिल इंसान नहीं है। सब लोग खाना जारी रखो, रणवीर रायचंद ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। माहौल शांत हो गया। वैसे सीनियर मुरारी, चून की माया धाम पश्चिम की 4 प्रमुख शक्तियों में से एक है। क्या पश्चिम की साख बचाने के लिए उन्हें शामिल करना वास्तव में जरूरी है? रणवीर रायचंद को लगा कि कुछ गड़बड़ है, जैसे कि इसमें कोई साजिश शामिल हो। ये वास्तव में एक शक पैदा करने वाली बात है। इसके अलावा ये तथ्य कि वे यहाँ आए और परछाइयों में छिपे रहे, एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। ऐसा भी लग रहा है कि वे इस बात पर अड़े हैं कि पश्चिमी प्रतिभावान हमारे आर्यावर्त के शीर्ष प्रतिभावान लोगों को मार डालें। अगर यह सिर्फ साख बचाने के बारे में है तो इतनी हद तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो कुछ और ही लगता है। ये कैसा लगता है? रणवीर रायचंद ने तुरंत पूछा। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। कुलपति मुरारी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ऐसा लगता है कि वे हमारे आर्यावर्त के युवा मार्शल आर्टिस्टों को मिटा देना चाहते हैं और पूर्वी साधना जगत का भविष्य काट देना चाहते हैं। ये तो बहुत ही क्रूर है। कुलपति मुरारी का विश्लेषण सुनकर सबकी आंखों में चमक आ गई। हालांकि मेरा पश्चिमी मार्शल आर्टिस्टों के बारे में अच्छा प्रभाव नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने वास्तव में ऐसा किया तो ये बिल्कुल पागलपन होगा। आर्यावर्त की युवा पीढ़ी को नष्ट करने से साधना जगत में एक दरार पैदा हो जाएगी। क्या इससे उन्हें भविष्य में पूर्वी साधना जगत को जैसे चाहे वैसे हेरफेर करने की अनुमति नहीं मिल जाएगी? क्या ये सब इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने 3 महान कुलीन परिवारों को नष्ट कर दिया? क्या पश्चिमी साधना जगत में उनका इतना गहरा प्रभाव है? रणवीर रायचंद ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा। ये तो बस एक मौका होना चाहिए। पश्चिमी साधना समुदाय लंबे समय से इसकी योजना बना रहा है। अगर सभी अनुमान सही हैं तो मुझे लगता है कि इस यात्रा में उनका उद्देश्य केवल हमारी युवा पीढ़ी को कुचलना नहीं है। ये परखने के लिए भी है कि हमारे आर्यावर्त के साधना जगत में वास्तव में कितने प्रतिभावान लोग हैं। इसीलिए वे 100 लड़ाइयां करना चाहते हैं, क्योंकि इसका मतलब है 100 सबसे उत्कृष्ट प्रतिभावान लोगों को ढूंढना जो हमें पूरी तरह परखने के लिए काफी हैं। कुलपति मुरारी ने अपनी बात जारी रखी। इस बयान ने सबको चौंका दिया। अगर आप यहाँ युवा पीढ़ी को नष्ट करने आए थे तो आपने उनका परीक्षण क्यों किया? ऐसा करने का क्या मतलब है? रणवीर रायचंद ने मुख्य बिंदु को पकड़ते हुए पूछा। मैं अनुमान लगाने की हिम्मत करता हूं कि यह प्राचीन लोक में प्रवेश करने से संबंधित है, कुलपति मुरारी ने अचानक कहा। प्राचीन लोक में प्रवेश? रणवीर रायचंद के चेहरे के भाव सख्त हो गए। अनन्या शर्मा और बाकी लोगों के चेहरों पर भी आश्चर्य दिखाई दिया, क्योंकि प्राचीन लोक एक ऐसी असाधारण जगह है, बस उसका नाम सुनना ही ध्यान खींचने के लिए काफी है। हालांकि लाल बादल संप्रदाय, अद्भुत धर्म संप्रदाय, ऋषि चरणदास और यशोधरा देवी जैसे अन्य बुजुर्गों को देखकर लग रहा था कि उन्हें कुछ याद आ गया है और उनके चेहरों पर विचारशील भाव आ गए। हर 20 साल में प्राचीन लोक कुछ प्रतिभावान लोगों को प्राचीन लोक में प्रवेश के लिए चुनता है। कुल संख्या केवल 100 है, लेकिन हर साम्राज्य के पास मौजूद सीटों की संख्या अलग अलग है। कुछ शक्तिशाली साम्राज्यों के पास न केवल अधिक सीटें हैं, बल्कि उनके पास प्रवेश की गारंटी देने की शक्ति भी है। हालांकि पूर्वी साधना जगत की तुलना पश्चिमी साधना जगत से नहीं की जा सकती, लेकिन जब अन्य साम्राज्यों के साथ तुलना की जाती है तो हमारा आर्यावर्त भी कमजोर नहीं है, इसलिए हमारे पास काफी कोटा है। अगर हम समय का हिसाब लगाएं तो 20 साल पूरे होने में केवल 1 साल बचा है। इसीलिए पश्चिमी साधना जगत कार्रवाई करने से खुद को रोक नहीं पाया। जब तक वे हमारी युवा पीढ़ी को कुचल देंगे, उन्हें और अधिक स्थान मिल सकते हैं, कुलपति मुरारी ने धीरे धीरे समझाया। मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज मौजूद है। रणवीर रायचंद बहुत हैरान था। ये पहली बार था जब उसने इसके बारे में सुना था। पहले मुझे इंद्रप्रस्थ से केवल इतना पता था कि वे समय समय पर लोगों को प्राचीन लोक में भेजते हैं, और मुझे लगा कि वे सिर्फ रखरखाव कर्मियों को भेज रहे हैं। मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसा कोई रहस्य भी है। प्राचीन लोक ने केवल 100 सीटों की संख्या निर्धारित की है, लेकिन कौन अंदर जाता है इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हम बाहर वालों को इन सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत है? रणवीर रायचंद ने तुरंत पूछा। अध्याय 602, सच्चाई का खुलासा। अगर हर साम्राज्य के लिए सीटों की संख्या तय होती तो यह उन कुछ साम्राज्यों के लिए बेहद अनुचित होता जिनके पास कोई सीट नहीं है, लेकिन वे कुछ शक्तिशाली प्रतिभावान पैदा करते हैं। इसके अलावा निश्चित रूप से कुछ साम्राज्य ऐसे होंगे जिन्हें लगेगा कि उनके पास बहुत कम सीटें हैं, जिससे मनमुटाव हो सकता है।
इसलिए इन 100 कुल सीटों के आवंटन में जरूर कुछ छिपी हुई चालें होंगी। बिल्कुल सही, कुलपति मुरारी ने सिर हिलाया, रणवीर रायचंद को प्रशंसा से देखते हुए। उसने वास्तव में अनुमान लगा लिया था। हालांकि 100 सीटों की कुल संख्या तय है, लेकिन जो लोग प्रवेश करते हैं उन्हें कुछ मानकों को पूरा करना होगा। इसलिए जिन साम्राज्यों में वास्तव में प्रतिभावान लोगों की कमी है, वे अपनी सीटें खो देंगे। इसी तरह कुछ साम्राज्य अधिक सीटें हासिल करने के लिए अन्य साम्राज्यों के साथ द्वंद्व युद्ध करने का विकल्प चुनेंगे। जैसा मैंने सोचा था, रणवीर रायचंद को अचानक समझ आ गया। लेकिन इससे पहले कि प्रतिभावान लोगों का द्वंद्व शुरू हो, पश्चिमी साधक हमारे आर्यावर्त की युवा पीढ़ी को दबाने के लिए आने से खुद को रोक नहीं पाए। वे शायद ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम में से कोई भी मानकों को पूरा न करे, ताकि भले ही कोटा आवंटित किया जाए, ये बेकार हो जाए और हमें उन्हें अपने आप छोड़ना पड़े। इसके अलावा पश्चिमी प्रतिभावान लोगों के लिए, भले ही वे सभी प्रतिभावान लोगों को मार न सकें, जब तक वे सबसे मजबूत लोगों को खत्म कर देते हैं और उनकी ताकत का आकलन करने का मौका लेते हैं, जब प्रतिभावान द्वंद्व शुरू होगा, तो जिन साम्राज्यों से ये प्रतिभावान लोग संबंधित हैं, वे निश्चित रूप से आर्यावर्त को द्वंद्व के लिए चुनौती देंगे और उनके सीट जीतने की संभावना बहुत अधिक होगी। रणवीर रायचंद के सब कुछ समझाने के बाद कुलपति मुरारी ने बार बार सिर हिलाया, बात ऐसी ही है। हर किसी के चेहरे पर भाव ठंडे थे। पश्चिमी ताओवादी समुदाय कितना चालबाज है, तो इस आदान प्रदान समूह के पीछे इतने सारे गुप्त इरादे छिपे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि माया धाम का एक बुजुर्ग उनके साथ था, क्योंकि महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है और चूंकि माया धाम पश्चिमी साधना जगत का मुख्यालय है, इसलिए ये योजनाएं उनके द्वारा ही तय की गई होंगी। लेकिन उन्हें निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं थी कि उनके द्वारा भेजे गए प्रतिभावान लोग हॉल मास्टर रणवीर द्वारा मारे जाएंगे। उस समय भले ही हम प्रतिभावान लोगों का द्वंद्व आयोजित करना चाहें, हम शायद किसी को नहीं भेज पाएंगे और हम प्राचीन लोक में प्रवेश करने की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। वे चालाकी करने गए थे, पर अपना ही नुकसान कर बैठे। सबने उसका मजाक उड़ाया। हालांकि ये सब सिर्फ मेरा अनुमान है, कोई वास्तविक सबूत नहीं है और मैं निश्चित होने की हिम्मत नहीं करता, कुलपति मुरारी ने सावधानी से कहा। शायद ऐसा ही है, रणवीर रायचंद ने पुष्टि की। उसे पहले ही शक था, ये चुनौती बहुत अजीब थी, ऐसा लग रहा था कि कोई साजिश थी। कुलपति मुरारी द्वारा प्राचीन लोक की भर्ती योजना के बारे में बताने के बाद वह सब कुछ समझ गया। चाहे वह कोटे के लिए हो या नहीं, अंतिम विश्लेषण में ये सब आर्यावर्त के साधना जगत से निपटने के बारे में है। अगर मुझे भविष्य में मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से पश्चिमी साधना जगत को पूरी तरह से बदल दूंगा, रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा। स्वर्ग संस्था और माया धाम, उन सभी को नष्ट करना होगा। इसके बाद सबने कुछ और चीजों पर चर्चा की। एक पहलू प्राचीन लोक और साधना जगत की मौजूदा स्थिति से संबंधित है। एक पहलू आध्यात्मिक अभ्यास की खोज है। साधना जगत की स्थिति के बारे में रणवीर रायचंद सबसे बराबरी के स्तर पर बात करता है और वह बहुत सारी जानकारी देने में भी सक्षम है। आखिरकार रुद्रधाम और छाया संप्रदाय के पास मौजूद जानकारी, साथ ही साथ उसके अपने अनुभव दूसरों के लिए अज्ञात थे। उसने प्राचीन क्षेत्र के बारे में भी कुछ जानकारी दी। उदाहरण के लिए, नवमंडल वास्तव में प्राचीन लोक की ताकतों द्वारा समर्थित हैं, लेकिन अभी तक इसकी जांच नहीं की गई है। साधना के बारे में हर कोई, छात्रों की तरह, रणवीर रायचंद से विनम्रतापूर्वक मार्गदर्शन मांग रहा था। वह परम अधिपति स्तर तक पहुंच चुका है, एक ऐसा स्तर जिस तक कोई और नहीं पहुंच सकता। साधना जगत के बड़े बड़े दिग्गजों के एक समूह को उससे सलाह लेते देख रणवीर रायचंद थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। हालांकि वह बहुत खुले विचारों का था और उसने अपना सारा अनुभव सबके साथ साझा किया। शक्ति ब्रह्म स्तर से परम अधिपति तक पहुंचने की प्रक्रिया सभी के लिए विशेष रूप से दिलचस्प है। यशोधरा देवी, कुलपति मुरारी और ऋषि चरणदास जैसे लोग इसी स्तर से संबंधित हैं। पहले से कुछ बुनियादी ज्ञान सीखना आपको भविष्य में शिखर तक पहुंचने के लिए तैयार कर सकता है। हकीकत में तुम मिस स्वप्ना से भी सलाह ले सकती हो। वह भी एक शीर्ष स्तर की विशेषज्ञ हैं और उनके पास सीनियर गायत्री देवी द्वारा छोड़ी गई विरासत है। हालांकि उनकी वर्तमान साधना का स्तर मेरे जितना ऊंचा नहीं है, लेकिन कई ऐसे पहलू हैं जिनमें मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता, रणवीर रायचंद ने कहा। तो हर कोई स्वप्ना से सलाह लेने गया। स्वप्ना रूही के साथ बातचीत कर रही थी और उसके खाने का ख्याल रख रही थी। जब उसने रणवीर रायचंद की बात सुनी, उसने तुरंत अपना चेहरा घुमाया और ठंडी आंखों से उसे घूरा। हालांकि जब लोगों ने उससे सवाल पूछे तो उसने धैर्यपूर्वक कुछ चीजें समझाईं। ... भोजन दोपहर से लेकर देर शाम तक चला, जिसके बाद सभी पक्ष अंततः विदा हुए। कुछ लोग साफ तौर पर नशे में थे, इसलिए रणवीर रायचंद ने रुद्रधाम के सदस्यों को उन्हें छोड़ने का इंतजाम किया। दूसरी ओर कुछ लोग बेसब्र दिख रहे थे। आज खाने की मेज पर साधना के बारे में बहुत कुछ सीखने के बाद वे सभी वापस जाकर तुरंत एकांत में साधना करना चाहते थे। मैं आप सभी के रुकने पर जोर नहीं दूंगा। आप सभी का कभी भी पूर्व देश आने पर स्वागत है।
रणवीर रायचंद ने मुट्ठी में हाथ बांधकर प्रणाम करते हुए कहा, ठीक है, आपकी मेहमाननवाजी के लिए शुक्रिया हॉल मास्टर रणवीर। अब हम चलते हैं, उम्मीद है फिर मिलेंगे। सबने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। साथ ही साधकों, आज की लड़ाई का निश्चित रूप से बहुत बड़ा असर होगा। पश्चिमी साधना जगत निश्चित रूप से और भी अधिक क्रोधित होगा। इसके अलावा हमारे पास प्राचीन लोक में प्रवेश करने के लिए केवल 1 साल बचा है, इसलिए भविष्य निश्चित रूप से शांतिपूर्ण नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि इस बार वापस लौटने पर हर कोई अच्छी तरह से साधना करेगा और जल्दी तैयारी करेगा। अगर आर्यावर्त को वास्तव में एक दिन विदेशी ताकतों के साथ युद्ध करना पड़ा तो हम भी अधिक शक्ति का योगदान दे सकें। कुलपति मुरारी ने जोर से कहा, कुछ घटनाओं का पूर्वाभास होने पर मैं धर्म संघ के नेता के रूप में सभी को याद दिला रहा हूँ। याद दिलाने के लिए धन्यवाद कुलपति मुरारी। हम लगन से साधना करेंगे। सबने अपनी बात रखी और एक एक करके पीछे हट गए। अंत में केवल पवित्र आश्रम, मेघ आश्रम और अमृत सरोवर आश्रम के लोग ही बचे। वहां स्वप्ना भी थी। उसका व्यवहार ठंडा था और उसे दूसरों के करीब जाना पसंद नहीं था। जब सब चले गए तो वह आंगन के एक कोने में रूही के साथ अकेली खेल रही थी। हॉल मास्टर रणवीर, अन्य सभी ताकतें चली गई हैं और अब सिर्फ हम हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें नवनाग खंडहर में वास्तव में क्या मिला, और नाग रक्षकों का क्या? ऋषि चरणदास ने पूछताछ की। लेकिन अगर यह आपके लिए असुविधाजनक है तो बस ऐसा मान लीजिए कि मैंने नहीं पूछा। रणवीर रायचंद ने तुरंत प्रशंसा दिखाई। सीनियर चरणदास बहुत अद्भुत हैं। मुझे तो ये भी शक है कि आपने मेरी हर बात पहले ही समझ ली थी। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मैंने आज किसी रहस्यमय कला का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने बस आपकी बातों से थोड़ा अंदाज़ा लगाया, ऋषि चरणदास ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा शुरू में आपसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इसमें बहुत से लोग शामिल थे। हालांकि वे इस बार आर्यावर्त का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन कुछ मामले मेरे लिए खुलासा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। लेकिन आप सभी वे लोग हैं जिन पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूं, इसलिए आपको बताना ठीक है। तो रणवीर रायचंद ने सबको बताया कि नवनाग खंडहर में क्या हुआ था। ये सुनने के बाद ऋषि चरणदास और यशोधरा देवी दोनों हैरान रह गए। नवनाग खंडहर वास्तव में 9 नाग नाड़ियों का मिलन बिंदु है और आर्यावर्त के राष्ट्रीय भाग्य का स्थान है। ये तो अविश्वसनीय है। तब दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट ने नवनाग खंडहर में प्रवेश करने के बाद दुनिया को चेतावनी दी थी कि वे इसमें प्रवेश न करें और आर्यावर्त की सभी ताकतों को उस जगह की दृढ़ता से रक्षा करनी चाहिए। लेकिन किसी को कभी पता नहीं चला कि अंदर क्या है। तो इस तरह पूरा रहस्य सुलझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि दक्षिण और उत्तर सम्राट इतने सतर्क हैं, क्योंकि यह आर्यावर्त के भविष्य से संबंधित है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आर्यावर्त खत्म हो जाएगा। जहां तक नाग रक्षकों का सवाल है, नवनाग खंडहर के बारे में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया है। अगर रणवीर रायचंद ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो ये सब किसे पता चलता। अध्याय 603 दावत का अंत। तो तुम्हें न केवल उत्तर सम्राट द्वारा छोड़ी गई विरासत मिली, बल्कि दक्षिण सम्राट की विरासत भी। तुम 2 बेमिसाल हस्तियों की आजीवन विद्या के स्वामी हो। आर्यावर्त का भविष्य वास्तव में तुम्हारे कंधों पर होगा, ऋषि चरणदास ने विस्मय में कहा। यशोधरा देवी भी उतनी ही हैरान थी। उत्तर सम्राट कबीर और दक्षिण सम्राट गोविंद दोनों ही हजारों साल पहले की बेमिसाल हस्तियां थीं, लगभग अमर की तरह, जिनका रुतबा बेहद ऊंचा और साधना बेमिसाल थी। अमृत सरोवर आश्रम के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई आत्मकथाओं में इसके बारे में रिकॉर्ड मौजूद हैं। जैसे जैसे आर्यावर्त का साधना जगत पतन की ओर बढ़ता गया, दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट इस गिरते हुए साधना जगत में बेमिसाल चमक के साथ चमके। इन 2 लोगों के साथ एक ही युग में जीना एक वरदान भी है और अभिशाप भी। सौभाग्य से मैंने बाद के युग में साधना जगत की चमक देखी और एक सम्राट और एक राजा को वर्चस्व के लिए होड़ करते हुए भी देखा। दुख की बात यह है कि इन 2 शक्तिशाली हस्तियों के साथ एक ही युग में रहने पर आप चाहे कितने भी उत्कृष्ट क्यों न हो, आपकी चमक फीकी पड़ जाएगी। जिस युग में दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट सर्वोच्च थे, उस समय एक बार अजेय रहा पश्चिमी साधना जगत भी उनके सामने झुक गया था। जैसे ही यशोधरा देवी ने ये शब्द बोले, दुनिया पर हावी दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट का शानदार नज़ारा मेरी आंखों के सामने आ गया। इस पल स्वप्ना ने रूही के साथ खेलना बंद कर दिया और रणवीर रायचंद की बात सुनने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दक्षिण सम्राट और उत्तर सम्राट वास्तव में आश्चर्यजनक थे, लेकिन वे उतनी ही तेजी से गायब हो गए जैसे रात के आसमान में टूटते तारे जो दुनिया में रोशनी लाते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से गायब हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे प्राचीन लोक में जाकर कभी वापस नहीं आएंगे। हर किसी ने सोचा कि ये 2 शक्तिशाली हस्तियां अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ गईं, लेकिन ये पता चला कि उनमें से प्रत्येक ने एक महान गुप्त तकनीक छोड़ी है, जिसे केवल वही प्राप्त कर सकता है जो नवनाग खंडहर में प्रवेश करता है और परीक्षा पास करता है। अगर ये बात बाहर निकल गई तो शायद बहुत खून खराबा होगा।
चूंकि हॉल मास्टर रणवीर ने हमें ये बताया है, हमें इसे गुप्त रखना होगा और किसी को भी नहीं बताना होगा। ऋषि चरणदास ने गंभीर होकर कहा। उनका चेहरा सख्त था। बिल्कुल नहीं, यशोधरा देवी ने निश्चय के साथ कहा। कुसुम, किरण, ये किस्मत की बात है कि तुम ये बातें सुन पाई। अगर तुम मर भी जाओ तो किसी को मत बताना, समझी? उसने उन्हें गंभीरता से याद दिलाया। हमने सुन लिया। कुसुम और किरण दोनों ने सिर हिलाया, उनके चेहरे दृढ़ थे। मैं इसे गुप्त रखूंगी, स्वप्ना ने कहा। रणवीर रायचंद वास्तव में चिंतित नहीं था कि लोग किसी को बता देंगे, वह एक सतर्क व्यक्ति था। बात यह थी कि सबको ये पता चले कि वह उन पर भरोसा करता है। अगर तुमने हमें नहीं बताया होता तो हमें पता नहीं चलता कि स्वर्ग संस्था ने वास्तव में इतनी मजबूत लाइनअप भेजी थी, जिसमें एक न्यायाधीश और दर्जनों शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ शामिल थे, और तुमने उन सभी को अकेले ही मार डाला। ये निश्चित रूप से स्वर्ग संस्था के लिए एक बड़ा झटका है, ऋषि चरणदास ने विस्मय में कहा। ये उपलब्धियां उनके बेतहाशा सपनों से परे थीं। नवनाग खंडहर का फायदा उठाने की कोशिश करना मौत का पक्का रास्ता है। इस घटना के बिना भी स्वर्ग संस्था और मैं कभी न कभी मिलते, और ये तब भी मौत की लड़ाई होती, रणवीर रायचंद ने कहा। स्वर्ग संस्था पश्चिम की 4 प्रमुख शक्तियों का नेता है, जिसके 4 न्यायाधीश प्रभारी हैं। अकेले प्रत्येक न्यायाधीश के पास बेमिसाल साधना है और वह 50 शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों को आदेश देता है। अन्य 3 न्यायाधीश भी बहुत अलग नहीं हैं। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्वर्ग संस्था की शक्ति बेहद मजबूत है। अगर तुम वास्तव में उनके साथ युद्ध करते हो तो तुम्हें अपनी साधना को जल्द से जल्द सुधारना होगा और उत्तर सम्राट की युद्ध स्वर्ग विद्या और दक्षिण सम्राट के अमर ग्रंथ को पूरी तरह से समझना सबसे अच्छा होगा, ऋषि चरणदास ने कहा। मैं करूंगा, रणवीर रायचंद ने कहा। वह भी स्वर्ग संस्था के साथ सीधा संघर्ष करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे चिंता है कि उसकी ताकत काफी नहीं है। अपनी ताकत को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका कड़ी मेहनत के अलावा मुख्य रूप से उत्तर सम्राट की युद्ध स्वर्ग विद्या और दक्षिण सम्राट के अमर ग्रंथ, साथ ही साथ अपनी कई प्रमुख तकनीकों पर भरोसा करना है। अगर मैं परम अधिपति स्तर को पार कर लेता हूं तो यह शायद स्वर्ग संस्था के खिलाफ युद्ध छेड़ने का सबसे अच्छा अवसर होगा। जब तुम स्वर्ग संस्था के साथ युद्ध में हो तो मुझे बताना मत भूलना, स्वप्ना ने कहा। उसके ठंडे लहजे में कातिलाना इरादे की झलक थी। रणवीर रायचंद को ठीक ठीक पता था कि उसका क्या मतलब है, क्योंकि उसकी गुरु गायत्री देवी की हत्या 4 न्यायाधीशों ने की थी। स्वप्ना के लिए स्वर्ग संस्था उसकी गुरु की मौत का बदला था। और मुझे भी, ऋषि चरणदास ने कहा। अगर स्वर्ग संस्था न होती तो गायत्री देवी, मेरी पुरानी दोस्त, मुझसे दोबारा मिलने में असमर्थ न होती। उनकी बूढ़ी आंखों में उदासी के निशान के अलावा एक कंपा देने वाला इरादा भी था। ठीक है, रणवीर रायचंद ने गंभीरता से सिर हिलाया। जब मैं स्वर्ग संस्था को नष्ट करूंगा तो मैं निश्चित रूप से आप सभी को बुलाऊंगा। रणवीर रायचंद के अपनी बात खत्म करने के बाद उसने मेज पर रखी तेज शराब उठाई और उसे एक ही घूंट में पी गया। यशोधरा देवी, ऋषि चरणदास और कुलपति मुरारी सभी ने अपने शराब के प्याले उठाए और उन्हें एक ही घूंट में पी लिया। अंत में यशोधरा देवी सबसे पहले निकली। हॉल मास्टर रणवीर, मैं अब अमृत सरोवर आश्रम लौट रही हूँ। कुसुम और किरण बाहरी दुनिया देखना चाहती थी, इसलिए मैं उन्हें अभी के लिए दिल्ली में छोड़ रही हूँ। अगर कुछ भी होता है तो मुझे उम्मीद है कि आप उनकी देखभाल करेंगे। कोई बात नहीं, रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। तुम दोनों बाहर अपना व्यवहार सही रखना, मेरे लिए कोई मुसीबत मत खड़ी करना और लॉर्ड रणवीर के बोझ को मत बढ़ाना, समझी? समझ गए। कुसुम और किरण दोनों ने सिर हिलाया। अपनी गुरु को जाते हुए देखने में थोड़ी अनिच्छा महसूस कर रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर उत्साह भी दिख रहा था। वे साल भर अमृत सरोवर की पवित्र भूमि में साधना करती हैं और ज्यादा से ज्यादा वे पहाड़ के नीचे के कस्बों में जाती हैं या अधिक से अधिक जिला मुख्यालय तक। तटीय इलाकों के हलचल भरे महानगरों की तुलना में वे कुछ भी नहीं हैं। अब जब सब कुछ सुलझ गया है तो मैं आखिरकार अपनी गुरु के जाने के बाद मजे करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। यशोधरा देवी ने सबका अभिवादन किया और फिर वहां से चली गईं। हॉल मास्टर रणवीर, हम भी अब चलते हैं, कुलपति मुरारी ने कहा। भाई रणवीर, बहन अनन्या, चलो चलते हैं। छवि लूथरा ने रणवीर रायचंद और अनन्या शर्मा को हाथ हिलाया। अंत में उसने फिर से रूही के गाल पर किस किया। छोटी बच्ची, इस बार और भी सुंदर परी बहनें हैं, इसलिए तुम मेरे साथ खेलना नहीं चाहती हो न? छवि लूथरा ने मुंह बनाया। नहीं, मुझे छवि दीदी बहुत पसंद हैं, रूही ने जल्दी से समझाया। उसका घबराया हुआ भाव काफी प्यारा था। छवि लूथरा हंसी, खुश होते हुए। ठीक है, मैं मानती हूँ। याद रखना, अपने माता पिता को मेरे पास पवित्र आश्रम में अक्सर आने के लिए कहना। ठीक है, बाय बाय। अंत में तीनों उस्ताद चले गए। फिर मैं भी चलता हूँ, ऋषि चरणदास ने कहा और स्वामी त्रिलोचन को अलविदा कहने के बाद वे चले गए। पलक झपकते ही कुसुम और किरण के अलावा केवल स्वप्ना रह गई।
उसने रूही का नन्हा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, क्या तुम अपनी दीदी के साथ दिव्य ज्योति आश्रम चलना चाहोगी? वह पहाड़ों और नदियों वाली बहुत सुंदर जगह है जहाँ बड़ी बड़ी तितलियां और सुंदर सारस हैं। मैं जाना चाहती हूँ। रूही तो जैसे मंत्रमुग्ध हो गई थी। तो अपने पिता को जल्दी से यह स्वीकार करने दो कि वह आकाश सूची में नंबर 1 हैं। स्वप्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ तक कि एक ठंडी और बेहद खूबसूरत महिला भी मजाकिया पहलू दिखा सकती है। वह बिल्कुल अद्भुत है। विक्रम और बड़े आदमियों का दूसरा समूह इस समय थोड़ा स्तब्ध था। उन्होंने मुझे नंबर 1 बनाने के लिए बच्चों को भी नहीं बख्शा। रणवीर रायचंद ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, अनन्या, हम एक एंटरटेनमेंट कंपनी में निवेश क्यों नहीं करते और स्वप्ना को एक प्राचीन कॉस्ट्यूम ड्रामा में अभिनय करने के लिए क्यों नहीं लेते? हमें किसी स्टंट डबल या स्पेशल इफेक्ट्स की जरूरत नहीं होगी, ये बहुत बड़ी हिट होगी। तुम सच में बकवास कर रहे हो। अनन्या शर्मा खुद को रणवीर रायचंद को धक्का देने से रोक नहीं पाए। मिस स्वप्ना, इसकी बातों को गंभीरता से मत लेना। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि यह बहुत बचकाना है, स्वप्ना ने कहा, फिर आखिरी बार रूही के सिर को थपथपाया। जब तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें दिव्य ज्योति आश्रम ले चलूंगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वह ऊपर उठी और पलक झपकते ही गायब हो गई। अध्याय 604 पूर्ण विनाश। परी दीदी, रूही दौड़ते हुए चिल्लाए, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वुश, तभी आसमान से रोशनी की एक किरण नीचे उतरी और तुरंत रूही के हाथ में आ गई। ये तुम्हारा है, शून्य से स्वप्ना की आवाज गूंजी और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गई। रूही के गोल मटोल नन्हे हाथ में एक जेड मणि की तितली थी जिससे धुंधली रोशनी निकल रही थी, जो बहुत सुंदर थी। माँ देखो, कितना सुंदर तितली वाला हेयर क्लिप है, रूही ने आश्चर्य से कहा। अनन्या शर्मा ने इसे लिया और देखा, फिर अचानक चिल्लाई, रणवीर देखो, ये तितली हिल रही है। जेड तितली बिल्कुल साफ और झील की तरह अनन्या शर्मा की बाहों में धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ा रही थी और जगमगाती रोशनी फैला रही थी। डरो मत, यह एक जादुई हथियार है, रणवीर रायचंद ने एक नज़र देखने के बाद कहा। इसे महसूस करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति छोड़ने पर मैंने पाया कि वास्तव में इसके अंदर थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा सील थी। इससे कोई खतरा नहीं था और यह कला के एक नमूने की तरह अधिक थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह रूही के लिए ऐसा छोटा खजाना छोड़ जाएगी। तुम बहुत उदार हो, रणवीर रायचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, रूही को जैद तितली वापस देते हुए। रणवीर, हालांकि मिस स्वप्ना थोड़ी अलग थलग रहती हैं, लेकिन उनका दिल बहुत अच्छा है। अगली बार ऐसी बातें मत कहना, अनन्या शर्मा ने उसे याद दिलाया। हे भगवान, तुम दोनों माँ बेटी ने उसे रिश्वत दी है, रणवीर रायचंद ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। मिस स्वप्ना ने कदम इसलिए बढ़ाया क्योंकि वह तुम्हारी एकांत साधना में खलल नहीं डालना चाहती थीं। वह कितनी साहसी हैं, अगर तुमने उनके बारे में कुछ और कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अनन्या शर्मा ने हक से कहा। ठीक है, ठीक है, अगली बार उनसे बात करते समय मैं ज्यादा सावधान रहूंगा। रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। उसका कोई गलत मतलब नहीं था, वह बस जानता था कि स्वप्ना किस तरह की इंसान थी और कभी कभी वह उसे और बात करने के लिए उकसाने हेतु कुछ मजाक करता था। नतीजतन अनन्या ने उसकी आलोचना की। लेकिन अनन्या, तुम स्वप्ना के प्रति इतनी सुरक्षात्मक हो क्या? तुम्हें चिंता नहीं है कि मैं भी बहक जाऊंगा? रणवीर रायचंद ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। मैं चिंतित नहीं हूं क्योंकि मुझे अपने पति पर भरोसा है, अनन्या शर्मा ने विश्वास के साथ कहा। इसके अलावा स्वप्ना तुम्हें पसंद नहीं करती, वह कहती है कि तुम अपरिपक्व हो। हा, विक्रम और अन्य लोग बेतहाशा हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। रणवीर रायचंद शर्मिंदा लग रहा था, उसने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद लिया था। यहाँ तक कि अपने ही महल के स्वामी के बारे में सोचते हुए, जो उत्तर और दक्षिण में लड़ा, क्रूर और ठंडे खून वाला था और जिसका उपनाम रुद्र था। ये वास्तव में मजेदार था कि स्वप्ना ने उसे पहले बचकाना कहा था। ठीक है, हंसना बंद करो, रणवीर रायचंद ने अष्टनाग राजाओं से कहा, गंभीरता का नाटक करते हुए। जी, अष्टनाग राजा तुरंत रुक गए, उनके चेहरे लाल हो गए। दूर बैठी कुसुम भी थोड़ा मुस्कुराती हुई लग रही थी, लेकिन जब उसने अनन्या शर्मा को ये कहते सुना कि उसे अपने पति पर विश्वास है, तो उसकी मुस्कान में भी जटिलता का एक संकेत था। विक्रम, पता लगाओ कि ये 100 प्रतिभावान लोग किस साम्राज्य और किस गुट के थे, और 2 बड़ी शक्तियों मायाधाम और आकाश जाल के बारे में तुम कितनी जानकारी पा सकते हो? रणवीर रायचंद ने निर्देश दिए। जी सर, विक्रम ने तुरंत सहमति व्यक्त की और इसे पूरा करने के लिए चला गया। हो सकता है कि इन 100 प्रतिभावान लोगों ने खुद को स्वेच्छा से पेश न किया हो, ये बहुत संभव है कि उन्हें उनके पीछे की ताकतों या यहाँ तक कि साम्राज्य द्वारा आदेश दिया गया हो। जैसा कि कहावत है, हम अपने आदेश लेने आए हैं, इसलिए हमें उनके पीछे की ताकतों की पूरी तरह से जांच करने की जरूरत है। ये निश्चित रूप से सिर्फ मारे जाने जितना सरल नहीं है। मायाधाम की जांच करो, एक जाल बिछाया गया है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि पश्चिम की 4 प्रमुख शक्तियों में से स्वर्ग और नरक संस्था के अलावा इन 2 शक्तियों को पहली बार जाना गया है। हालांकि कुलपति मुरारी ने मुझे कुछ जानकारी दी थी, फिर भी मैंने यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की। पश्चिमी साधना जगत में अग्रणी हस्ती के रूप में अगर भविष्य में पश्चिमी साधना जगत के साथ युद्ध छिड़ जाता है तो इनमें से कोई भी ताकत शामिल होने के बाद बच नहीं पाएगी। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद रणवीर रायचंद ने एक तरफ देखा। मिस कुसुम, मिस किरण, मैं किसी से कहूंगा कि वह रात में आराम करने के लिए तुम्हारे लिए होटल बुक कर दे। जब तुम कहीं और जाना चाहोगी तो मैं रुद्रधाम से किसी को तुम्हारे साथ जाने के लिए कहूंगा। रुद्रधाम पुरुषों से भरा है, वे 2 लड़कियों के साथ कैसे जा सकते हैं? अनन्या शर्मा ने जल्दी से उन्हें रोक दिया। ये दोनों लड़कियां दिल्ली से अनजान हैं। विक्रम और अन्य लोगों के लिए उन्हें ले जाना मुश्किल होगा। मैं इन 2 दिनों में संयोग से खाली हूँ, इसलिए मैं उन्हें कल ले जाऊंगी। नहीं नहीं, यह मिस अनन्या के लिए बहुत परेशानी होगी, कुसुम ने जल्दी से कहा। ये बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। अगर आपको मेरा साथ जाना पसंद नहीं है तो मैं रणवीर को आपके साथ भेज सकती हूँ, अनन्या शर्मा ने कहा। ये भी नहीं चलेगा। हॉल मास्टर रणवीर ने आज की लड़ाई में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी है और उन्हें ठीक से आराम करना चाहिए। हम, उनकी 2 कनिष्ठ शिष्याएं, हॉल मास्टर रणवीर को हमारे साथ आने देने की हिम्मत कैसे कर सकती हैं? कुसुम तुरंत बहुत घबरा गई। कोई बात नहीं, देखो तुम्हें कौन ज्यादा उपयुक्त लगता है, रणवीर रायचंद ने कहा। यह, कुसुम हिचकिचाई। मिस अनन्या, चलिए उनके साथ चलते हैं। हम औरतें साथ में ज्यादा सहज महसूस करती हैं। किरण ने फैसला किया। ठीक है फिर। हालांकि कुसुम को लगा कि यह अनुचित है, लेकिन वह केवल सिर हिला सकती थी क्योंकि किरण पहले ही ऐसा कह चुकी थी। मिस अनन्या, यह आपके लिए बहुत परेशानी होगी। आखिरकार वह रणवीर रायचंद की पत्नी थी, जबकि वे केवल अमृत सरोवर आश्रम की शिष्याएं थीं। उनके रुतबे में बहुत अंतर था। ओह, तुम क्या कह रही हो? यह कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे मिस अनन्या मत कहो। हमारी उम्र में इतना अंतर नहीं है। तुम अब से मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। अनन्या शर्मा आगे बढ़ी, एक का हाथ अपने हाथ में लिया और स्नेह से कहा। रणवीर ने मुझे सब कुछ बताया जो उसे बर्फीले रहस्यमय क्षेत्र में मिला, और यह आपके अमृत सरोवर आश्रम की मदद की बदौलत था कि मैं आपकी मेहमाननवाजी स्वीकार करने में सक्षम हूँ। अगर तुम विनम्र होने पर अड़ी रहोगी तो क्या मुझे पहले तुम्हें कुछ सम्मान दिखाना चाहिए? नहीं नहीं, कुसुम ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। यह अच्छी बात है। हम बस सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वैसे भी मेरे पास ज्यादा करीबी दोस्त नहीं हैं, अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भावना का संकेत था। वह पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ झेल चुकी है। वह अकेले गर्भवती थी, शर्मा परिवार से बाहर निकाल दी गई थी और कई दोस्त उससे दूर हो गए हैं। उसने कुछ लोगों के असली रंग भी देखे, इसलिए मेरे पास बहुत सारे वास्तव में करीबी दोस्त नहीं हैं। रणवीर, तुम पहले वापस जाओ, मैं उन्हें होटल बुक करने के लिए ले जाऊंगी, अनन्या शर्मा ने कहा। ठीक है, रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया, फिर रूही को पहले वापस ले गया। रुद्रधाम का कार्यालय जल्दी ही शांत हो गया। ... इस बीच दुनिया के बाहर चीजें उथल पुथल में थीं और वैश्विक साधना समुदाय में हंगामा मचा हुआ था। पश्चिम ने अपनी विशेषज्ञता की तलाश के लिए एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिष्ठित प्रतिनिधिमंडल बनाने के लिए 100 से अधिक प्रतिभावान लोगों को भेजा, जिसने पहले ही अरबों लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। ये पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया है। इसकी लोकप्रियता अभूतपूर्व है। अनगिनत पश्चिमी लोग रोमांचित थे। सैकड़ों प्रतिभावान लोग। इतना शक्तिशाली लाइनअप निश्चित रूप से आर्यावर्त के साधना जगत को कुचल सकता है। भले ही पुरानी पीढ़ी हस्तक्षेप करे, ये बेकार होगा। स्वर्ग सूची के 3 राजा, शेरा, बाज और काल भेड़िया सभी को तैनात किया गया है, जो वास्तव में एक घातक संयोजन बनाते हैं। मुझे बताओ, आर्यावर्त में हमारे खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? रणवीर रायचंद, जो 10वें नंबर पर है, उनकी आंखों में एक चींटी के सिवा कुछ नहीं है। इसके अलावा हमारे पास एक तुरुप का इक्का है, वज्रनाथ, स्वर्ग सूची में नंबर 1, भगवान का पुत्र, जो नंबर 1 सिंहासन पर हावी है और कोई भी उसकी स्थिति को हिला नहीं सकता। कहा जाता है कि वह बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करता है और वज्र देवता का अवतार है, जिसकी ताकत स्वर्ग सूची के 3 राजाओं की तुलना में अनगिनत गुना अधिक है। यहाँ तक कि वज्रनाथ भी गया। आर्यावर्त के सभी प्रतिभावान लोग मिलकर भी शायद उसे अकेले हराने के लिए काफी नहीं होंगे। इसके अलावा 2 दिन बीत चुके हैं और सभी प्रतिभावान लोग पूर्व देश में फंसे हुए हैं, जो रणवीर रायचंद का गृहनगर है। उसने एक भी चाल नहीं चली है, साफ तौर पर एक डरपोक की तरह काम कर रहा है। ... जब ऐसी टिप्पणियां इंटरनेट पर बाढ़ देती हैं, अचानक एक खबर आई, पश्चिमी अभियान दल पूरी तरह मिटा दिया गया। अध्याय 605, दुनिया में हंगामा, पहचान की जा रही जांच। बूम! उस दिन इंटरनेट के सामने बैठा हर व्यक्ति पत्थर का हो गया। यह जरूर कोई झूठी खबर होगी, है न?
हमारा पश्चिमी प्रतिनिधिमंडल, जिसमें 100 से अधिक प्रतिभावान लोग और शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ शामिल थे, हम पूरी तरह से कैसे मिटाए जा सकते थे? क्या ये संभव है कि 100 लड़ाइयों में एक भी जीत हासिल नहीं हुई? स्वर्ग सूची के 3 राजा नहीं जीते, वज्रनाथ नहीं जीता। कितना हास्यास्पद, ब्रह्मांडीय मजाक। हालांकि इसके बाद आए एक संदेश ने लगभग सभी अनुयायियों को बेहोश कर दिया। पूरी सेना का सफाया कर दिया गया। न केवल हार में, बल्कि कुल मिलाकर एक भी जीवित नहीं बचा। स्वर्ग सूची के 3 राजा और यहाँ तक कि वज्रनाथ सब मर चुके हैं। ये भयानक है। कोई भी डरने से खुद को नहीं रोक सका। उनका दिल लगभग उनकी छाती से बाहर आ गया। 100 प्रतिभावान लोग सभी मारे गए। ये बस अपमानजनक है। इसके बाद घटनास्थल से वीडियो फुटेज जारी किया गया। केवल एक ही व्यक्ति है जो सभी प्रतिभावान लोगों को मार सकता है। वह रणवीर रायचंद था। एक व्यक्ति ने अकेले ही पूरे पश्चिमी प्रतिनिधिमंडल का मुकाबला किया और अंततः उन सभी को मार डाला। प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से तेज और निर्णायक थी, जैसे कि किसी मामूली इंसान को कुचलना। वीडियो ने वैश्विक सनसनी फैला दी। यह एक आम राय है कि पश्चिमी साधना जगत पूर्वी साधना जगत से बेहतर है। लेकिन अब सभी 100 प्रतिभावान लोग अकेले रणवीर रायचंद द्वारा मिटा दिए गए हैं और यहाँ तक कि वज्रनाथ को भी नहीं बख्शा गया। ताकत में अंतर बहुत बड़ा है। निस्संदेह इस लड़ाई से पैदा हुआ तूफान बहुत लंबे समय तक चलेगा और इतिहास में दर्ज किया जाएगा, जिसका युगांतरकारी महत्व होगा। पश्चिम की ओर शहर के बिल्कुल केंद्र में एक शानदार इमारत खड़ी है, जो एक विशाल चौक से घिरी हुई है। यह मायाधाम का मुख्यालय है। आम शक्तियों के विपरीत मायाधाम अनिवार्य रूप से पश्चिमी साधना जगत का मुख्यालय है, इसलिए ये किसी दूरदराज की जगह पर नहीं, बल्कि शहर के केंद्र में स्थित है। इसकी वास्तुकला शानदार है और यह एक ऐतिहासिक इमारत है जो हर साल अनगिनत लोगों को तस्वीरें लेने के लिए आकर्षित करती है। इस समय मायाधाम बाहर से पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा था। चौक में अभी भी कई पर्यटक थे और सफेद कबूतरों का एक झुंड इत्मीनान से उड़ रहा था। लेकिन मायाधाम के अंदर हवा में एक स्पष्ट गुस्सा भरा हुआ था। सैकड़ों प्रतिभावान लोग मारे गए, जिनमें उनके साथ आए महंत महेंद्र भी शामिल थे। ये किसी बड़े भूकंप से कम नहीं था। इसने उस शांति को चकनाचूर कर दिया जो अनगिनत वर्षों से मायाधाम में छाई हुई थी। मंदिर के हॉल के अंदर बिजली की गति से एक आपातकालीन बैठक बुलाई जा रही है। दर्जनों प्रमुख हस्तियां यहां जमा हुई हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति पहली इमारत पर खड़ा था, जो एक मंच जैसा दिखता था। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और एक छवि दिखाई दी। ये रणवीर रायचंद द्वारा सबको मारने का दृश्य था। खत्म करने के बाद बड़े हाथ ने एक और जोरदार हरकत की और छवि गायब हो गई। हर किसी ने यह वीडियो देखा है न? रणवीर रायचंद ने अकेले ही सभी प्रतिभावान लोगों को मार डाला, यहाँ तक कि वज्रनाथ भी उसके हाथों मारा गया। उसकी ताकत न केवल शिखर तक पहुंची, बल्कि उसने कुछ शक्तिशाली तकनीकों में भी महारत हासिल की। उदाहरण के लिए उत्तर सम्राट की युद्ध स्वर्ग विद्या, जिसका उसने उपयोग किया, स्वर्ग संस्था द्वारा मुझे दी गई जानकारी के अनुसार बहुत संभव है कि नवनाग खंडहर से प्राप्त की गई हो और उसने शायद इसे एक अनोखे कौशल से कहीं अधिक प्राप्त किया है। शायद इसी वजह से उसकी साधना का स्तर परम अधिपति स्तर तक पहुंच गया है। बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। वह मायाधाम का स्वामी है, पश्चिमी साधना जगत का एक प्रमुख व्यक्ति, आर्यावर्त में कुलपति मुरारी के रुतबे के बराबर। ये वास्तव में हमारी किसी भी उम्मीद से परे है। पूरा चुनौती समूह मिटा दिया गया है। ये नुकसान बहुत भारी है। चूंकि रणवीर रायचंद को नवनाग खंडहर से फायदा हुआ है, चलो उसे मारने और उसके शरीर पर मौजूद खजाने को जब्त करने के लिए और भी मजबूत विशेषज्ञ भेजते हैं। बैठक में शामिल हो रहे एक बुजुर्ग ने यह सुझाव दिया। उसने न केवल सभी प्रतिभावान लोगों का सफाया किया, बल्कि उसने हमारे एल्डर महेंद्र को भी मार डाला। वह अविश्वसनीय रूप से दुस्साहसी है और हमारे मायाधाम को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। मेरी राय में हमें बस आर्यावर्त के साधना जगत के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए। अन्य बुजुर्ग भी गुस्से में चिल्लाए। शांत हो जाओ सब लोग। हॉल मास्टर की आवाज गूंजने के बाद हॉल पूरी तरह खामोश हो गया। मैं सबके गुस्से को समझता हूं, लेकिन अभी युद्ध की घोषणा करने का समय नहीं है। आर्यावर्त उतना कमजोर नहीं है जितना आप सोचते हैं। उनके पास अभी भी संभावित शक्ति है और प्राचीन लोक में उनकी योजनाएं हैं। अगर वास्तव में युद्ध छिड़ जाता है तो प्रभाव बहुत बड़ा होगा और इसमें प्राचीन लोक भी शामिल होगा। वे इसके लिए सहमत नहीं होंगे, वरना हम इतने सालों तक धैर्यपूर्वक इंतजार नहीं करते। जहां तक व्यक्तिगत रूप से रणवीर रायचंद से निपटने की बात है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मायाधाम के मंदिर स्वामी ने कहा। तुम सबने अभी वीडियो देखा। उसने बड़ी आसानी से सैकड़ों प्रतिभावान लोगों और एल्डर महेंद्र को मार डाला। केवल एक परम अधिपति स्तर का विशेषज्ञ ही उसे दबा सकता है। इस स्तर की साधना वाले लोग हमारे पश्चिमी साधना जगत में बहुत कम हैं। अगर हम वास्तव में कोई कदम उठाते हैं तो आर्यावर्त की छिपी हुई ताकतें भी हस्तक्षेप करने के लिए कदम बढ़ाएंगी। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल आर्यावर्त में केवल युवा पीढ़ी को चुनौती देने गया था।
अगर यह इस हद तक बढ़ जाता है कि हमारे पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञों को हस्तक्षेप करना पड़े तो यह बहुत शर्मनाक होगा। कृपया हमें प्रबुद्ध करें महामहिम, हमें क्या करना चाहिए? बुजुर्गों ने गंभीरता से पूछा। इंतजार। मंदिर स्वामी की आवाज से वहां मौजूद हर कोई उलझन में पड़ गया। किस बात का इंतजार? जब कुछ ताकतें रणवीर रायचंद को मारने के लिए कार्रवाई करेंगी तो इन 100 प्रतिभावान लोगों के पीछे हमारा मायाधाम नहीं होगा। जो वास्तव में उनकी परवाह करते हैं वे वो ताकतें हैं जिन्होंने उन्हें पाला पोसा। कुछ चीजें हैं जो हमारा मायाधाम नहीं कर सकता, लेकिन इन ताकतों को इसकी परवाह नहीं है। शायद उनके पास रणवीर रायचंद से निपटने के तरीके हैं। अगला, हमें बस इतना करना है कि हम निरीक्षण करें और सहायता प्रदान करें। मंदिर स्वामी ने क्रूरता से कहा, उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी। ... आइए अपना ध्यान पूर्वी महाद्वीप के दिल्ली की ओर वापस ले चलते हैं। रणवीर रायचंद द्वारा रूही को घर लाने के बाद वह विक्रम की जांच से खबरों का इंतजार करने लगा। अनन्या शर्मा शाम तक वापस नहीं आई। अब हमने क्या कर दिया? रणवीर रायचंद ने पूछा। होटल का इंतजाम बहुत पहले हो गया था, लेकिन हम 3 औरतें एक साथ गपशप नहीं कर सकती, अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। कई बैग लिए हुए। मेरे पास खाना पकाने का समय नहीं था, इसलिए मैंने पहले से ही कुछ स्वादिष्ट खाना पैक कर लिया। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे ये पसंद है। रूही उत्साह से दौड़ती हुई आई, रणवीर रायचंद को अपने साथ खींचते हुए। पिताजी, आओ और खाओ। तुम सबने क्या बात की? रणवीर रायचंद ने खाते हुए पूछा। औरतों के मामलों के बारे में ज्यादा सवाल मत पूछो, अनन्या शर्मा ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, रणवीर रायचंद ने कहा। उसके पास कोई शब्द नहीं थे। ... उस रात कुछ नहीं कहा गया। अगली सुबह अनन्या शर्मा कुसुम और किरण को लेने के लिए गाड़ी चला कर गई। मैंने कल उन्हें बाहर ले जाने का वादा किया था। वे रूही को भी अपने साथ ले गए, जाहिर तौर पर रणवीर रायचंद को कुछ समय अकेले देने के लिए। तुम क्या खाना चाहते हो? मैं वापस आते समय तुम्हारे लिए ले आऊंगी, अनन्या शर्मा ने पूछा, कार की खिड़की नीचे करते हुए। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने काम से काम रखो, रणवीर रायचंद ने कहा। ठीक है फिर, लेकिन खाना मत छोड़ना या बाहर से मत मंगाना। अपने लिए कुछ बना लेना, अनन्या शर्मा ने उसे धैर्यपूर्वक याद दिलाया। सावधान रहना, रणवीर रायचंद चिल्लाया। सब ठीक है, तुमने अभी इतने सारे प्रतिभावान लोगों का सफाया किया है, तुमने सबको डरा दिया है, कौन मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करेगा? एक आवाज आई और अनन्या शर्मा पहले ही गाड़ी चलाकर दूर जा चुकी थी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, रणवीर रायचंद ने माथे पर शिकन लाई। हालांकि सामान्य तौर पर कहा जाए तो उसके द्वारा इतने सारे पश्चिमी प्रतिभावान लोगों को खत्म करने का वास्तव में एक निश्चित निवारक प्रभाव होगा। बस एहतियात के तौर पर मैंने फिजा को सूचित किया और उसे गुप्त रूप से किसी को उसकी सुरक्षा के लिए भेजने के लिए कहा। इंतजाम करने के बाद विक्रम जल्दी से वापस आया। हॉल मास्टर, उन प्रतिभावान लोगों में से एक की पहचान की पूरी जांच हो चुकी है। ये रही सूची। बोलने के बाद उसने एक दस्तावेज सौंप दिया। अध्याय 606 प्रेत सेना। रणवीर ने फाइल ली और उसे देखा। उनका पहला ध्यान वज्रनाथ पर था। उन्हें पता चला कि वज्रनाथ तो बस एक आवारा साधक था जिसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं थी। आकाशीय सूची के वो 3 राजा प्रेत सेना नाम के एक संगठन से ताल्लुक रखते थे। प्रेत सेना, रणवीर की आंखें सिकुड़ गईं। जब मैं सेना में था तब मैंने इस संगठन के बारे में सुना था। यह एक बेहद रहस्यमय संस्था है। ये किसी देश की आम सेना नहीं बल्कि एक विशेष संगठन है। वे खास तौर पर साधना के संसाधनों की तलाश करते हैं, उन्हें साधना लोक में बेचते हैं, दुर्लभ खनिजों का खनन करते हैं और यहाँ तक कि हत्या और लूटपाट भी करते हैं। संक्षेप में कहें तो वे क्रूर और अजीबोगरीब काम करने में माहिर हैं। हालांकि हम प्रेत सेना के बारे में बहुत कम जानते हैं। वे रहस्यमय तरीके से काम करते हैं और बहुत कम लोग उनके संपर्क में आते हैं। प्रेत शब्द ही अपने आप में एक सुराग है। शेरा, बाज और काल भेड़िया आकाशीय सूची के 3 शीर्ष विशेषज्ञ, सभी के पास भयानक ताकत थी। उनमें से एक तो आदिम दिव्य शक्ति का स्वामी था, तो वो वास्तव में प्रेत सेना से थे। लगता है कि प्रेत सेना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने नीचे देखा। ज्यादातर प्रतिभावान लोगों के अपने गुट होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर अज्ञात होते हैं। कुछ शाही परिवार से थे, कुलीन जन्म के। हालांकि मुझे इसमें कुछ भी खास नहीं लगा। मुझे इन 100 लोगों की पहचान की केवल एक सामान्य समझ है। अकेली उपलब्धि प्रेत सेना की खोज थी। रणवीर ने पहले इस ताकत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, यह मानते हुए कि यह अनंत अंधेरे की तरह अंधेरे के किनारे पर चलने वाली एक ताकत थी और उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब प्रेत सेना के 3 सदस्यों को मारने के बाद हमने प्रभावी रूप से इस ताकत से दुश्मनी मोल ले ली है। विक्रम, प्रेत सेना का पता लगाने का कोई तरीका ढूंढो और उनके ठिकाने का पता लगाओ। रणवीर ने तुरंत आदेश दिया। ठीक है,
विक्रम ने सिर हिलाया लेकिन फिर हिचकिचाया और कहा, धाम स्वामी, प्रेत सेना बहुत रहस्यमय है। हमारी रुद्र सेना पूरी दुनिया में सक्रिय है, लेकिन हमें इस ताकत का कभी कोई सुराग नहीं मिला। मुझे चिंता है कि शायद हम कुछ समय तक उनके ठिकाने का पता न लगा पाएं। पहले शुरुआत करो, बाद में बात करेंगे, रणवीर ने कहा। ठीक है, विक्रम सहमत हो गया और उसने तेजी से मिशन को आगे बढ़ाया। हालांकि रणवीर इस बात से अनजान था कि जिस पल उसे प्रेत सेना के बारे में पता चला और उसने लोगों को उनका पीछा करने के लिए भेजा, प्रेत सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया था। एक साथ 3 प्रमुख सदस्यों को खोने के बाद प्रेत सेना बदला जरूर लेगी। ... अनन्या, कुसुम और किरण के साथ दिल्ली में कई जगहों पर घूमने गईं। हलचल भरा शहर और विभिन्न पर्यटन स्थल दोनों लड़कियों के लिए जिज्ञासा और उत्साह से भरे थे। अनन्या उन्हें नए कपड़े खरीदने भी ले गई, जो सभी बहुत ट्रेंडी थे। उन्हें पहनने से इंसान तुरंत पूरी तरह से अलग दिखने लगता है और अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। ये बहुत सुंदर है, अनन्या ने तारीफ की। शुरू में दोनों युवतियां थोड़ी झिझक रही थीं। उन्होंने कभी छोटी स्कर्ट या हॉट पैंट नहीं पहनी थी, लेकिन ये पता चलने के बाद कि यह वास्तव में अच्छा लग रहा है, उन्हें धीरे धीरे इसकी आदत हो गई। बाद में तीनों महिलाएं हाथ में दूध वाली चाय का कप लिए मॉल में घूम रही थीं, जो एक खूबसूरत नज़ारा बन गया था। शाम को अनन्या ने रणवीर को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, मैं आज रात इन दोनों लड़कियों को दिल्ली का रात का नज़ारा दिखाने ले जा रही हूँ, इसलिए वापस आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मैं समझ गया, सावधान रहना और ज़्यादा देर तक मत जागना, रणवीर ने जवाब दिया। फिर अकेले ही थोड़ा खाना खाया और ध्यान और साधना करने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में चला गया। फिजा के साए से निगरानी करने और ये देखते हुए कि ये दिल्ली था, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं था। लेकिन अंधेरे में 1 दर्जन से अधिक आकृतियां पहले ही चुपचाप शहर में घुसपैठ कर चुकी थीं। ... जैसे ही शाम ढलती है, सड़कों पर ट्रैफिक जीवंत हो उठता है। अनन्या और उसकी दोनों सहेलियों ने एक विशेष रेस्तरां में शानदार भोजन का आनंद लिया। रेस्तरां एक इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित है और अर्ध खुला है। विशाल आकाशीय रेस्तरां में बैठकर आप दिल्ली का पूरा रात का नज़ारा देख सकते हैं। कितना सुंदर है, किरण चिल्लाई, उसकी आंखें उस दृश्य को एकटक देख रही थीं। यहाँ सब कुछ पवित्र अमृत सरोवर आश्रम से बिल्कुल अलग लगता है। यह मेरे जीवन में पहली बार है जब मैंने इतना बेधड़क होकर यात्रा की है, कुसुम ने कहा। अनन्या जी, तुमने मुझे क्या बुलाया? अनन्या ने जल्दी से पूछा। अनन्या, कुसुम ने जल्दी से कहा। अब हुई न बात, अनन्या ने संतोष में सिर हिलाया। शुरुआत में कुसुम अनन्या को दीदी कहना चाहती थी, लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद उसे पता चला कि वह वास्तव में अनन्या से 1 साल बड़ी है, इसलिए उसने वह विचार छोड़ दिया। केवल किरण ही बिना किसी रोक टोक के चिल्ला सकती थी, अनन्या दीदी, इतने लंबे दिन के बाद हमें इतनी सारी बेहतरीन जगहों पर ले जाने के लिए आपका धन्यवाद। क्या तुम अभी भी अमृत सरोवर आश्रम वापस जाना चाहती हो? अनन्या ने पूछा। वापस जाना है, दोनों महिलाओं ने लगभग एक साथ कहा। बाहरी दुनिया अद्भुत है, लेकिन इसका अनुभव संक्षेप में करना ही काफी है। अमृत सरोवर आश्रम हमारा आध्यात्मिक आश्रय है। सच कहूँ तो भले ही मुझे बाहर आए कुछ ही दिन हुए हैं, मैं पहले से ही वापस जाना चाहती हूँ। किरण एक स्पष्टवादी व्यक्ति है जो वही कहती है जो वह सोचती है, लेकिन वह तुरंत थोड़ी उदास हो गई। ये बहुत अच्छी बात है। हम जो शहर देखते हैं, हालांकि हलचल और जीवंत है, यह एक पिघलने वाली भट्टी भी है। अगर तुम वास्तव में इसमें आओगी तो शायद तुम्हारी मानसिकता बदल जाए, अनन्या ने कहा। अनन्या चीजों को इतनी स्पष्ट रूप से देखती है, कोई आश्चर्य नहीं कि स्वामी रणवीर तुम्हें इतना पसंद करते हैं, कुसुम ने ईर्ष्या से कहा। क्या तुम्हें पता चलता है कि वो मुझे पसंद करते हैं? अनन्या ने पूछा। जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप इसे छिपा नहीं सकते, है न? मैंने देखा कि जिस तरह से स्वामी रणवीर आपको देखते थे, वह कोमलता से भरा था, ऐसा कुछ जो वह किसी और के साथ नहीं करते। ऐसा लग रहा था जैसे वह आपको अपने पूरे प्यार से कसकर लपेटना चाहते हो, कुसुम ने कहा। क्या कोई है जिसे तुम पसंद करती हो? अनन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुसुम का चेहरा तुरंत लाल हो गया। मेरे पास नहीं है, उसने तुरंत इनकार कर दिया। तुम किसी के लिए अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकती। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसे तुम पसंद करती हो, है न? अनन्या ने धीरे से कहा। मैं? कुसुम एक पल के लिए अवाक रह गई। शायद वह किसी को पसंद करता है, लेकिन उसके पास पहले से ही कोई है जिसे वह पसंद करता है, इसलिए मैं केवल उसके अच्छे की कामना कर सकती हूँ। तुम्हें प्यार के लिए देने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर तुम कोशिश नहीं करोगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यह संभव है? अनन्या ने सलाह दी। कुसुम ने तुरंत एक फीकी मुस्कान दी। अनन्या, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समझदार हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि एक तरफा पसंद करने का मतलब यह नहीं है कि तुम सब कुछ पा सकती हो। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति के पास पहले से ही एक जीवन साथी है, तो विनाशक क्यों बने?
हालांकि मैं कुसुम कभी विश्वविद्यालय नहीं गई या समाज में मेरा कोई अनुभव नहीं है, फिर भी मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कुसुम ने ईमानदारी से कहा। तुम भी बहुत समझदार लड़की हो, अनन्या ने ईमानदारी से कहा। उसने सब कुछ खुलकर नहीं कहा, लेकिन कुसुम पहले ही समझ गई थी कि उसका क्या मतलब है। इस स्नेह के सामने उसके पास पहले से ही उसका जवाब था। कुसुम, मैं इतने सारे लोगों से मिली हूँ, लेकिन तुम ही हो जिसका व्यक्तित्व मेरे जैसा है। धन्यवाद, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद, मूर्ख होने का नाटक न करने के लिए और विनाशक पार्टी न बनने के लिए। बेशक, फिर भी अनन्या इसे गंभीरता से नहीं लेती। उनका रिश्ता एक साथ जीवन और मृत्यु से गुजरने के बाद ऐसा था कि उनके दिलों में केवल एक दूसरे के लिए जगह थी। ये भरोसा कुछ ऐसा है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। कुसुम से इन चीजों के बारे में बात करना केवल उसे उसकी आंतरिक उथल पुथल से बाहर निकालने में मदद करने के लिए था। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए, कुसुम ने कृतज्ञता से कहा। धन्यवाद, अनन्या, इसे स्पष्ट किए बिना उसकी भावनाओं पर ध्यान न देने के लिए और उसके साथ इतनी विचारशीलता से पेश आने के लिए। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा है। किरण पूरी तरह से चकरा गई थी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, रूही ने परेशान होकर कहा। हा, अनन्या और कुसुम एक ही समय पर हंस पड़ी। उनकी आवाजें चांदी की घंटियों की तरह गूंज उठीं। तुम दोनों, एक छोटा बच्चा और दूसरा बड़ा बच्चा, तुम बड़ी होने पर समझोगी, अनन्या ने कहा। एक दूसरे के सामने खुलने के बाद अनन्या और कुसुम ने कुछ छोड़ दिया था और भी बेहतर तरीके से घुल मिल गईं। एक पल में उन्हें लगा जैसे वे एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानती हैं, जैसे कि वे हमदम हो। जब हर कोई स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था, खुशी से बातें कर रहा था और रात के नज़ारे की प्रशंसा कर रहा था, अचानक एक जानलेवा ठंड ने आकाशीय रेस्तरां को अपनी चपेट में ले लिया। अध्याय 607 हमला। कुसुम, किरण, क्या तुम्हें ठंडक महसूस हुई? अनन्या ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ लीं। शक्ति देव स्तर तक पहुंचने के बाद वह बेहद संवेदनशील हो गई थी। ये जानलेवा इरादे जैसा लगता है, कुसुम ने कहा। उसके पास भी एक शक्ति देव साधक की साधना थी और उसने भी इसे महसूस किया। क्या कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है? किरण ने पूछा, जो केवल शक्ति राजा स्तर की पूर्णता तक पहुंची थी और इसलिए उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा था। स्वामी रणवीर ने अभी अभी इतने सारे प्रतिभावान लोगों को मारा है और उनकी प्रसिद्धि ने दुनिया को हिला दिया है। कौन हमें मारने के लिए किसी को भेजने की हिम्मत करेगा? इसके अलावा ये दिल्ली है। क्या तुम वहम नहीं कर रही हो? नहीं, ये जानलेवा इरादा तेजी से हमारे करीब आ रहा है। मैंने इसे पहले ही महसूस कर लिया है, अनन्या ने अचानक कहा। अगले ही पल अचानक शून्य से एक ठंडी रोशनी चमकी जो सीधे उन तीनों की ओर बढ़ी। एक पल में हवा में तैरता हुआ एक हथेली का निशान आया। धड़ाम, एक अचानक विस्फोट के साथ ठंडी रोशनी ने शून्य को चकनाचूर कर दिया और फिर एक आकृति में बदल गई, जो काले कवच पहने हुए थी और एक काला लोहे का हेलमेट पहने हुए थी, जिससे उसका शरीर पूरी तरह से छिपा हुआ था। प्रकट होते ही उसने एक गहरी और रहस्यमय आभा बिखेर दी। तुरंत बाद एक और व्यक्ति दिखाई दिया जो लाल कपड़े पहने हुए था और उसका व्यवहार ठंडा और कठोर था। ये फिजा है, उसने समय रहते हस्तक्षेप किया और उस आदमी के हमले को रोक दिया। लेकिन इस पल मैं भी काफी हैरान थी। ये व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से तेज है और छिपने में अविश्वसनीय रूप से अच्छा है। मैंने उसे तभी देखा जब वह इतना करीब आ गया। संप्रदाय मालकिन, आपको तुरंत निकलना होगा, फिजा ने जल्दी से कहा। कोई नहीं जा रहा है। इससे पहले कि अनन्या जवाब दे पाती, काले कवच वाले आदमी ने एक और हमला कर दिया। उसका शरीर अविश्वसनीय गति से चला, केवल प्रकाश की एक लकीर छोड़ते हुए, क्योंकि उसने तुरंत अनन्या और अन्य लोगों पर हमला किया। शू शू शू, कई चांदी की सुइयां उड़ी, जितनी तेज हो सकती थीं, और तुरंत काले कवच वाले आदमी तक पहुंच गईं। काले कवच वाले इस आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा, वह बस हमला करता रहा। एक ही हथेली के प्रहार के साथ एक हथेली की छाया तुरंत दिखाई दी, जो एक सुरक्षात्मक आभा के भीतर उमड़ रही थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, चांदी की सुइयां उससे टकराईं, लेकिन सभी को हटा दिया गया। फिर हथेली का निशान फिजा की ओर बढ़ा। फिजा ने भी अपना बचाव करने के लिए अपना हाथ उठाया। बूम, दो हमले टकराए, जिससे शून्य हिंसक रूप से कांपने लगा और असीम शॉकवेव्स निकली जो पूरे हवाई रेस्तरां में फैल गईं। आकाश में स्थित रेस्तरां में हॉर्न की आवाजें गूंज उठी, क्योंकि अनगिनत मेजें, कुर्सियां और अन्य सामान तुरंत चकनाचूर हो गए। दृश्य पूरी तरह से अराजक था। तुम सबको यहाँ से निकलना होगा। अनन्या ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना तुरंत भीड़ को तितर बितर करना शुरू कर दिया। अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ एक भयंकर प्रहार का आदान प्रदान करने के बाद फिजा पीछे की ओर उड़ गई। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। प्रतिद्वंद्वी एक शक्ति ब्रह्म स्तर का विशेषज्ञ है, जबकि उसके पास केवल एक पूर्ण शक्ति देव स्तर विशेषज्ञ की ताकत है। वह उसका सामना नहीं कर सकती। रक्षकों, फिजा चिल्लाए। सुश सुश सुश, शून्य में अचानक एक दर्जन या उससे अधिक आकृतियां दिखाई दी। वे सभी छाया संप्रदाय से थे।
ये फिजा ही थी जो उन्हें लाई थी, अनन्या और अन्य की गुप्त रूप से रक्षा करने के लिए। अपने अधीनस्थों को इकट्ठा करने के बाद फिजा बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से दुश्मन की ओर बढ़ी। काले कवच वाले आदमी ने अपने कसकर सील किए गए काले हेलमेट के नीचे अचानक एक ठंडी सांस ली। मेरे पास भी आदमी हैं, बाहर आओ। सुश सुश सुश। एक पल में आकृतियों का एक और समूह दिखाई दिया, कुल मिलाकर लगभग 1 दर्जन लोग। ये लोग एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, उनके पूरे शरीर पर गहरा काला कवच था जो एक गहरी और खूनी आभा बिखेर रहा था, जैसे कि वे अंडरवर्ल्ड के सैनिक हों जो नरक से लड़कर बाहर आए हों। काले कवच वाले पहले आदमी ने अपनी उंगलियां हिलाईं। एक पल में आधे से ज्यादा लोग अनन्या और उसकी 2 साथियों की ओर लपके। संप्रदाय मालकिन, कृपया जल्दी निकलें। फिजा तुरंत चिल्लाए। उसी समय तुरंत छाया संप्रदाय के अन्य सदस्यों से संपर्क करें। लेकिन अगले ही पल फिजा के चेहरे का भाव बदल गया। संपर्क नहीं हो पा रहा है। अचानक चारों ओर देखने पर मैंने रात में शून्य से निकलती हुई एक अजीब रोशनी देखी। फिजा ने तुरंत एक चांदी की सुई लॉन्च की। धड़ाम। दर्जनों फीट दूर जाने के बाद इसने अचानक एक दबी हुई आवाज की, जैसे कि यह तांबे और लोहे की दीवार से टकरा गई हो। हमला की गई जगह पर भी प्रकाश की एक किरण फूटी, जैसे एक उज्ज्वल क्षेत्र जो पूरे शून्य में फैल गया। ये जगह सील कर दी गई है। फिजा का लहजा बदल गया। उसे यकीन था कि इन लोगों के कार्रवाई करने से पहले क्षेत्र को सील नहीं किया गया था। दूसरे शब्दों में, यह क्षेत्र केवल उसी क्षण सील किया गया था जब उसने अपनी चाल चली थी। उन्होंने जानबूझकर मुझे बाहर निकाला, मेरा ध्यान भटाया और फिर अपने साथियों से इस जगह को सील करने के लिए ये संरचना स्थापित करवाए। फिजा तुरंत समझ गई, अगर ऐसा है तो यह खतरनाक है। इन दर्जन भर लोगों के पास शक्ति ब्रह्म स्तर की ताकत थी। वह छाया संप्रदाय के बाकी लोगों से संपर्क नहीं कर सकती थी, न ही वह रुद्रधाम से संपर्क कर सकती थी। अकेले संप्रदाय के नेता तो दूर की बात थी। बूम। जबकि फिजा अभी भी सदमे और अनिश्चितता में थी, काले कवच वाले आदमी आ चुके थे। उसकी चालें क्रूर और अद्वितीय थीं। फिजा तुरंत उसके साथ लड़ाई में उलझ गई। छाया संप्रदाय के बाकी सदस्य भी इन लोगों के साथ भीषण लड़ाई में उलझ गए। काले कवच में अन्य लोग अनन्या और अन्य 2 महिलाओं, साथ ही रूही की ओर लपके। अनन्या ने बार बार रणवीर का नंबर डायल किया। विफल। मैं बिल्कुल भी कॉल नहीं कर सकती, बिल्कुल कोई सिग्नल नहीं है। उस पल में काले कवच वाला आदमी उन तक पहुंच गया था। किरण, चलो अनन्या और रूही की रक्षा करें। कुसुम तुरंत चिल्लाई, दृढ़ता से बाहर निकलते हुए। हाँ। किरण ने दृढ़ता से सिर हिलाया और तुरंत अपनी चाल चली। अनन्या का दिल थोड़ा कांप गया। खतरे का सामना करते हुए कुसुम और किरण का पहला विचार उनकी रक्षा करना था। लगभग तुरंत दोनों पक्ष भिड़ गए। हालांकि कुसुम और किरण की ताकत उनके विरोधियों की तुलना में बहुत कम थी। दोनों विरोधी शक्ति ब्रह्म स्तर की साधना के स्तर पर थे। कुसुम केवल शक्ति देव स्तर पर थी और किरण केवल शक्ति राजा स्तर पर। उनमें से कोई भी हमले का सामना नहीं कर सका। उफ। किरण तुरंत पीछे उड़ गई, उसका खून शून्य में बिखर गया। रूही, जल्दी से पीछे छिप जाओ, अनन्या ने तुरंत कहा और सबसे तेज गति से किरण को पकड़ लिया। जिस पल उसका हाथ किरण के शरीर को हुआ, उससे हिंसक शक्ति की एक लहर निकली, जिससे अनन्या ने एक दबी हुई कराह निकाली और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। किरण को दूर कर दिया गया था, फिर भी उसमें भयानक शक्ति थी। उसे पकड़ने के लिए उतावलेपन में हाथ बढ़ाने का मतलब था कि वह उस शक्ति को साझा कर रही थी। लेकिन अनन्या ने दांत भींच लिए और डटी रही। किरण को धीरे से जमीन पर पकड़ने के बाद उसने जल्दी से कहा, तुम्हें आराम करना चाहिए। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, अनन्या पहले ही दुश्मन की ओर दौड़ पड़ी थी। कुसुम लगभग अजेय है। इतने कम समय में उस पर कई बार हमला किया गया और उसे नहीं पता था कि उसने कितना खून थूका था, जिससे उसके सभी नए खरीदे गए कपड़े लाल हो गए थे। बूम। तभी काले कवच वाले एक आदमी ने कुसुम को एक और हथेली के प्रहार से मारा। यह हथेली का प्रहार बेहद शातिर था। कुसुम के पास अब इसका विरोध करने की ताकत नहीं थी। एक बार लगने पर वह निश्चित रूप से मर जाएगी। पवन वेग माया। अनन्या ने तुरंत उस युद्ध कला तकनीक का इस्तेमाल किया जो रणवीर ने उसे सिखाई थी। वह तेज कदमों के साथ आगे बढ़ी, पीछे परछायां छोड़ते हुए, और पलक झपकते ही उनके सामने आ गई। फिर उसने भीषण जवाबी हमला करने के लिए छाया हथेली तकनीक का इस्तेमाल किया। तुम मौत को दावत दे रही हो, काले कवच वाले आदमी ने ताना मारा। अनन्या के पास किस तरह की ताकत है? धड़ाम। तुरंत एक जोर का धमाका हुआ और काले कवच वाले आदमी ने अचानक अपना हाथ पीछे खींच लिया, अनन्या को हैरान नजरों से देखते हुए। शक्ति देव स्तर। उसका स्वर सदमे से भरा था। मुझे कभी नहीं पता था कि रणवीर की पत्नी भी एक योद्धा थी, और यहाँ तक कि एक देवता की ताकत भी रखती थी। कुसुम भी हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनन्या इतनी शक्तिशाली होगी, जो शक्ति देव स्तर तक पहुंच गई हो। अगर उसने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मैं मर जाती। हालांकि अनन्या ने एक शानदार चाल चली और प्रतिद्वंद्वी के हमले को बेअसर कर दिया, लेकिन हमले की ताकत से वह भी पीछे हट गई।
अपनी शक्ति देव स्तर की ताकत के साथ वह शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अचानक खून की उल्टी करने से पहले वह कुसुम के पास पीछे हट गई। उसका चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। अध्याय 608 बेहद खतरनाक। किरण दीदी। किरण तुरंत दौड़कर आए। अनन्या, क्या तुम ठीक हो? कुसुम ने जल्दी से पूछा। सब ठीक है, चलो चलते हैं, अनन्या ने जल्दी से कहा। तुम बच नहीं सकती। काले कवच वाला आदमी फिर से आगे बढ़ा। भीषण लड़ाई के बीच फिजा ने तुरंत अपने अधीनस्थों को आदेश दिया, उन्हें कुछ देर के लिए रोक कर रखो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वह उड़ गई। इससे पहले कि वे करीब आ पाते, उन्हें काले कवच वाले एक आदमी ने रोक दिया। इस बीच बख्तरबंद लोग उनके पास पहुंच गए थे और अनन्या और उसके साथियों पर हमला कर रहे थे। धड़ाम धड़ाम, दो दबी हुई आवाजों के साथ कुसुम और किरण दोनों उड़ गईं। उनकी चोटें और भी गंभीर थीं। अचानक अनन्या के शरीर से एक हल्की ढाल फूट पड़ी, कांसे की ढाल की तरह, जिसने काले कवच वाले आदमी के हमले को रोक दिया। इसके अलावा इस काले कवच वाले आदमी को पीछे धकेल दिया गया। यह क्या है? वह आश्चर्य से चिल्लाया। यह मेहता राज कलश का मार्गी आभा था जिसने मेरी रक्षा की, अनन्या ने थोड़े आश्चर्य के साथ कहा। रणवीर ने एक बार कहा था कि मेहता राज कलश का मार्गी आभा शक्ति ब्रह्म स्तर से नीचे के विशेषज्ञों के हमलों का सामना कर सकता है और कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यहाँ तक कि शक्ति ब्रह्म स्तर के साधकों का सामना करते समय भी ये थोड़ी देर के लिए टिक सकता है। हालांकि दुश्मन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, कुल मिलाकर 1 दर्जन से अधिक शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञ हैं। मुझे डर है कि मेहता राज कलश का मार्गी आभा भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। ये सोचकर अनन्या ने तुरंत पुकारा, कुसुम, किरण, मुझे तुम दोनों से एक एहसान चाहिए। रूही को अभी ले जाओ, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। कुसुम बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाए, देर मत करो, मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक लूंगी। तुम सब रूही को पहले ले जाओ और जितनी जल्दी हो सके मेरे पति को सूचित करने की कोशिश करो। कुसुम और किरण की ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं हुई। अनन्या सही कह रही है, केवल वही अभी भी विरोध कर सकती है। हमें मौका मिलते ही रूही को जल्दी से ले जाना चाहिए। बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो वह तुरंत मुड़ी, रूही को उठाया और चली गई। मैं नहीं जाना चाहती मम्मा, रूही जोर से चिल्लाए। रूही, अच्छी बच्ची बनो, दोनों आंटियों के साथ जाओ और हम पापा को ढूंढेंगे ताकि हम इन बुरे लोगों को हरा सकें। अनन्या चिल्लाए, तुम नहीं जा सकती, काले कवच वाले आदमी ने कहा और तुरंत उनका पीछा किया। अनन्या उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी शक्ति देव स्तर की ताकत से हमारा सामना कर सकती हो? बख्तरबंद आदमी ने दहाड़ लगाए, अनन्या पर भीषण हमला करते हुए। बूम! अचानक एक जोर का धमाका हुआ और उसके चारों ओर की मार्गी आभा बेहद धुंधली हो गई। उफ! अनन्या ने खून की एक उल्टी की। वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती थी। एक बार जब मार्गी सार पूरी तरह से टूट जाता है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। मम्मा, रूही अभी भी पुकार रही थी। कुसुम और किरण देख नहीं पा रही थी, इसलिए वे जल्दी से रूही को ले गईं। कुसुम, मुझे तुमसे एक और एहसान चाहिए। तुम एक अच्छी लड़की हो और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं रणवीर और रूही को तुम्हें सौंपती हूँ। अनन्या ने रूही के सामने यह इतना स्पष्ट नहीं किया। वह जानती थी कि भले ही रणवीर आ जाए, शायद वह तब तक टिक ना पाए। रणवीर और रूही को कुसुम को सौंपना उसकी रक्षा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे लगा कि यह सबसे भरोसेमंद महिला है जिसे वह ढूंढ सकती है। अगर रणवीर भविष्य में किसी को ढूंढता है और कुसुम के साथ रहता है तो उसे तसल्ली होगी। ये सुनकर कुसुम बुरी तरह हिल गई। उसने चेहरे पर लाली लिए अनन्या को देखा। यह उस पर मेरा भरोसा दिखाता है। नहीं, मैं अभी जाकर धाम स्वामी रणवीर को ढूंढूंगी। अपनी बात खत्म करने के बाद वह जल्दी से रूही को लेकर भाग गई। लेकिन कुछ ही पलों बाद धड़ाम, एक दबी हुई आवाज के साथ कुसुम रेस्तरां के प्रवेश द्वार से टकरा गई और शून्य में अचानक प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। कुसुम दीदी, यह क्या है? किरण ने पीछे पीछे आते हुए आश्चर्य से पूछा। कुसुम ने फिर से हाथ बढ़ाया और अपने सामने की खाली जगह को हुआ। बूम! अचानक एक विशाल ऊर्जा फैल गई जिसने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह एक व्यूह रचना है। ये जगह एक व्यूह रचना में घिरी हुई है। कुसुम आश्चर्य से चिल्लाई। उसका दिल बैठ गया। अब मैं समझी कि दुश्मन ने क्यों कहा कि वे भाग नहीं सकते। पता चला कि इस जगह को सील करने के लिए पहले ही एक व्यूह रचना स्थापित कर दी गई थी। ये दृश्य देखकर अनन्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या उसका अकेले मरना काफी नहीं है, जो बाकी सबको भी उसके साथ मरना होगा? हाँ, मुझे पता था कि तुम में से कोई नहीं बच पाएगा, काले कवच वाले आदमियों में से एक ने कहा। तुम आखिर चाहते क्या हो? अनन्या ने पूछा। तुम सबको मारना, काले कवच वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा और फिर कार्रवाई शुरू कर दी। मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगी। अनन्या ने दांत भींच लिए। किरण, रूही की रक्षा करो और देखो कि क्या भागने का कोई तरीका है।
कुसुम ने ये शब्द छोड़े, रूही को किरण को सौंपा और फिर से लड़ने के लिए लौट आए। इस समय फिजा और छाया संप्रदाय के लोग सभी भीषण लड़ाई में उलझे हुए थे और उनके पास पीछे हटने का समय नहीं था। हालांकि वे दर्जन भर शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों से पूरी तरह से हार गए थे। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट, हर कोई, सबको मरना होगा। इस पल रणवीर अभी भी चंद्रभागा विला में साधना कर रहा था। न जाने क्यों मेरा दिल अचानक बैठ गया। मेरे अंदर एक बुरा एहसास उमड़ पड़ा। उसने समय देखा, 9 बज चुके हैं, तो मैंने अनन्या से संपर्क किया। माफ करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क से बाहर है। बूम, रणवीर उछल पड़ा और जल्दी से दोबारा डायल किया। माफ करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क से बाहर है। नहीं, कुछ गड़बड़ है। अनन्या का फोन कभी बंद नहीं होगा, खासकर जब वह उससे अलग हो। अगर हम में से कोई भी उस तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उससे हमेशा संपर्क किया जा सकता है। उसने तुरंत फिजा से फिर संपर्क किया, जवाब देने में असमर्थ। कुछ हुआ है। रणवीर का दिल बैठ गया। भले ही अनन्या से संपर्क नहीं हो सका, फिर भी वह कोई कारण बता सकती थी। अगर हम फिजा से भी संपर्क नहीं कर सकते तो ये बहुत ज्यादा है। छाया संप्रदाय की 4 छायाओं के नेता के रूप में उसे हर समय कॉल पर रहना होगा, इसलिए किसी को ढूंढने में असमर्थ होना असंभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे 100 पश्चिमी प्रतिभावान लोगों को मारने से कुछ ताकतें बेचैन हो गई हैं, जिससे उन्होंने इतनी जल्दी काम किया? लानत है। रणवीर के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और उसने तुरंत दहाड़ लगाई, विक्रम। लुढ़कती हुई ध्वनि तरंगे बाहर फैल गईं। एक पल में एक आकृति आ गई। धाम स्वामी, हमने अभी तक प्रेत सेना को लॉक नहीं किया है। यह उसके बारे में नहीं है। अनन्या कुसुम और किरण को बाहर खेलने ले गई और अब हम उनसे संपर्क नहीं कर सकते। यहाँ तक कि फिजा भी गायब हो गई है। रणवीर ने जल्दी से कहा। क्या? विक्रम के चेहरे का भाव काफी बदल गया। पता लगाओ कि वे आखिरी बार कहाँ गए थे, जितनी जल्दी हो सके पता लगाओ। रणवीर ने तुरंत आदेश दिया। जी। विक्रम ने जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं की और निर्णायक रूप से बाहर जाने का आदेश दिया। इस पल दिल्ली शहर सभी विभाग हरकत में आए और जोरदार जांच शुरू कर दी। बस 1 मिनट बाद एक संदेश वापस आया। मालिक, हमें पता चल गया है। आपकी भाभी के फोन की लोकेशन आखिरी बार दिल्ली टावर पर देखी गई थी। सन लगभग तुरंत रणवीर का शरीर सीधे आकाश में उड़ गया। उसे डर था कि कुछ हो सकता है, इसलिए उसने फिजा को लोगों के साथ गुप्त रूप से उसकी रक्षा के लिए भेजा। फिर भी कुछ गलत हो गया। ये दर्शाता है कि दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन सी ताकतें हो। अगर तुमने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र में भेज दूंगा। रणवीर दहाड़ा। उसकी आवाज दिल्ली के ऊपर आकाश में विस्फोट करती हुई गड़गड़ाहट की तरह थी, जो गलियों और मोहल्लों में गूंज रही थी। इस पल रणवीर पूरी तरह पागल हो गया था। गुस्सा और जानलेवा इरादा उसके पूरे सीने में भर गया। बूम बूम, वह व्यावहारिक रूप से शून्य को चीरता हुआ केवल 1 मिनट में दिल्ली टावर पहुंच गया। अध्याय 609, सही समय पर पहुंचना। इस बीच छत पर स्थित रेस्तरां के अंदर काले कवच वाले लोगों के एक समूह ने छाया संप्रदाय के कई सदस्यों को पहले ही मार दिया है। फिजा ने लगभग अपनी जान गंवा दी। अनन्या और कुसुम दोनों गंभीर रूप से घायल थीं। अभी हुई लड़ाई में अनन्या के शरीर पर मेहता राज कलश की मार्गी आभा पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। मारो। खून से सने लाल भाले को थामे काले कवच वाले एक आदमी ने अनन्या को भोंकने के लिए सीधे उस पर धावा बोल दिया। रुको, ये देखकर फिजा दौड़कर आए, अपने घायल शरीर को घसीटते हुए। बूम, किसी ने तुरंत उसे रोका और मुक्का मारकर दूर कर दिया। उफ, फिर उसने मुंह भरकर खून की उल्टी की। अगर हिम्मत है तो मुझे मारकर देखो। कुसुम दहाड़ी। तुम सब मरोगे। हमला करने वाले बख्तरबंद आदमी ने अपने खून से सने लाल भाले को कमरे में घुमाया, जिसका लक्ष्य उन दोनों को एक ही समय में मारना था। खून की बदबू ने उसकी इंद्रियों पर हमला किया और अनन्या की आंखों में तुरंत एक दृढ़ नजर चमक उठी। उसने अपने शरीर के साथ सीधे उस पर धावा बोल दिया। बूम, तभी अचानक एक जोर का धमाका हुआ। इस जगह को घेरने वाली व्यूह रचना पर अचानक दिव्य बिजली गिरी और तुरंत चमकदार रोशनी के साथ फट गई। तभी उसका पूरा रूप स्पष्ट हुआ। इसने इस जगह को एक पारदर्शी गुंबद की तरह घेर लिया। कान फाड़ देने वाली दहाड़ ने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। अगले ही सेकंड कई दबी हुई आवाजें गूंज उठीं। व्यूह रचना पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और एक आकृति देवता की तरह नीचे उतरी, जिसमें अपार शक्ति थी। अकेले आभा ने ही वहां मौजूद सभी लोगों को आतंक से भर दिया। मेरी पत्नी को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इतनी मजाल। रणवीर दहाड़ा और एक मुक्का मारा। पफ, खून का भाला थामे बख्तरबंद आदमी को विरोध करने का मौका भी नहीं मिला। उससे पहले ही वह एक ही मुक्के से टुकड़ों में बिखर गया। उसका खून शून्य में बिखर गया। रणवीर आ गया। लोग तुरंत चौंक गए। पूरी तैयारी करने और लगभग सफल होने के बाद रणवीर वास्तव में यहां पहुंचने में कामयाब रहा। रणवीर, अनन्या उत्साह से चिल्लाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। धाम स्वामी रणवीर,
कुसुम ने जल्दी से पुकारा। दो आदमियों को खून से लथपथ देखकर रणवीर गुस्से से आग बबूला हो गया। जल्दी से उनके आंतरिक घावों को भरने के लिए उनमें कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की। रणवीर, हमें भूल जाओ, जल्दी करो और रूही को बचाओ। अनन्या अचानक चिल्लाए। तभी काले कवच वाले एक आदमी ने अचानक रूही की ओर दौड़ लगा दी। करीब मत आना, किरण ने उसका रास्ता रोक दिया। मेरे रास्ते से हट जाओ। काले कवच वाले आदमी ने अपनी हथेली से हमला किया, जिससे किरण उड़ गई। धड़ाम, वह तुरंत जमीन पर गिर गई, खून थूकते हुए। छोटी बच्ची, तुम्हारा चाचा तुम्हें विदा करने आया है, काले कवच वाले आदमी ने दुष्टता से कहा और उसके सिर पर जोर से थप्पड़ मारा। अभी रुक जाओ, रणवीर दहाड़ा, तुरंत रिकोदर तलवार को बुलाया और उस आदमी पर वार किया। हे रणवीर, तुम मुझे जैसे चाहो मार सकते हो, लेकिन जब मैं मरूंगा तो मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा, बख्तरबंद आदमी ने दुष्टता से कहा। उस पर रणवीर के हमले को नजरअंदाज करते हुए उसने फिर भी रूही पर हमला किया। मतलब साफ है, उसे परवाह नहीं है कि वह मरता है, महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने रूही को मार डाला। ये कितना क्रूर है। रूही, रणवीर और अनन्या दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बूम, जैसे ही काले कवच वाले आदमी का बड़ा हाथ रूही के सिर पर लगा, अचानक रूही के सिर से एक शानदार रोशनी निकली जो तुरंत उस आदमी के बड़े हाथ से टकरा गई। ये वो जेड बटरफ्लाई है। रणवीर की आंखें चमक उठीं। फिर मुझे याद आया कि जब रूही और उसकी माँ आज बाहर गईं, तो उसने सुंदर दिखने की जिद की और अपने बालों में एक जेड बटरफ्लाई लगा ली। ये जादुई कलाकृति आक्रामक नहीं है, लेकिन इसमें रक्षात्मक क्षमताएं हैं। हालांकि इसकी ऊर्जा मजबूत नहीं है, लेकिन इसने प्रतिद्वंद्वी के हमले को एक पल के लिए रोक दिया। बस इसी एक बार। रणवीर अचानक चिल्लाया, रूही, अपनी आंखें बंद करो। रूही ने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल, उफ, रिकोदर तलवार ने पीछे से हमला किया और तुरंत बख्तरबंद आदमी को खून के लोथे में बदल दिया। रणवीर ने तेजी से हरकत की और रूही के पास आया, उसे जल्दी से अपनी बाहों में खींच लिया। कोई बात नहीं बेटा, पापा यहाँ हैं, डरो मत। रूही, अनन्या ने भी खुद को आने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसी पल काले कवच वाले आदमी ने अचानक हरकत की, सीधे कुसुम की ओर दौड़ा, उसे तुरंत पकड़ लिया और रात के आसमान में उड़ गया। रणवीर, जल्दी करो और कुसुम को बचाओ, अनन्या तुरंत चिल्लाए। रणवीर ने तुरंत रूही को अनन्या को सौंप दिया। जैसे ही वह निकलने वाला था, बाकी काले कवच वाले योद्धाओं ने उस पर हमला कर दिया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। रणवीर ने अपनी तलवार घुमाई। पफ पफ पफ, एक पल में काले कवच वाले कई लोग फट गए और मर गए। जब केवल एक व्यक्ति बचा तो रणवीर ने उसे बेहोश कर दिया, उसकी जान बख्श दी और फिर जल्दी से रात के आसमान में उसका पीछा किया। लेकिन जो व्यक्ति कुसुम को ले गया वह बिना किसी निशान के गायब हो गया है। रणवीर ने तुरंत अपनी विशाल मानसिक शक्ति को उजागर किया, जो सभी दिशाओं में फैल गई। कोई सुराग नहीं मिला। संप्रदाय स्वामी, ये लोग बहुत रहस्यमय हैं। मेरे पास पहले भी गुप्त रूप से उनकी रक्षा करने वाले लोग थे, लेकिन जब तक उन्होंने अपनी चाल नहीं चली, मैंने कुछ भी नोटिस नहीं किया। फिजा ने सूचना दी। छाया संप्रदाय की खोजी क्षमताओं के साथ भी वे इसे नहीं ढूंढ सके। इसने रणवीर को आश्चर्यचकित कर दिया। वह तुरंत आकाशीय रेस्तरां में लौट आया और पहले फिजा और अन्य लोगों को उनकी चोटों से उबरने में मदद की। हर कोई बुरी तरह घायल था। छाया संप्रदाय के कई सदस्यों ने भी अपनी जान कुर्बान कर दी। कुर्बान हुए छाया संप्रदाय के सदस्यों के शवों को देखकर रणवीर की आंखें बेहद ठंडी थीं। छाया संप्रदाय के सदस्य बहुत कम हैं, कुल मिलाकर केवल कुछ 100। पिछली बार मेहता परिवार के कुलपति ने उनमें से कई को एक बार में मार डाला, जो एक भारी नुकसान था। अब ज्यादा नहीं बचे हैं। उसने आज कई और लोगों को खो दिया, जिससे उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। तभी लोगों का एक समूह छत पर स्थित रेस्तरां में उमड़ पड़ा। स्वामी, क्या हाल है? यह विक्रम था जो अपने आदमियों को लेकर पहुंचा था। करण और अन्य लोगों से घिरे सभी 8 नाग राजा आ चुके हैं। इन शवों की जांच करो और देखो कि क्या तुम्हें उनकी पहचान का कोई सुराग मिल सकता है। रणवीर ने जल्दी से आदेश दिया और कहा कि आगे समझाने का समय नहीं है। जी। विक्रम तुरंत अपने आदमियों को लेकर तलाशी के लिए गया। पूरी तरह से तलाशी लेने के बाद विक्रम ने सूचना दी, धाम स्वामी, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। चीजों के प्रति इतना सतर्क दृष्टिकोण। रणवीर की नजरें तेज हो गईं। शायद एक व्यक्ति पीछे छूट गया था। एक है जो अभी भी जिंदा है। मैंने उसे बेहोश कर दिया। उसे वापस ले जाओ और उससे अच्छी तरह पूछताछ करो। हम पता लगा लेंगे कि वे वास्तव में कौन हैं। जी। विक्रम ने सिर हिलाया और तुरंत काले कवच वाले आदमी को ले जाने के लिए किसी की व्यवस्था की। फिजा, इन लोगों को पहले अपने घाव भरने के लिए वापस ले जाओ। अभी बहुत ज्यादा चिंता मत करो, रणवीर ने फिर से निर्देश दिया। जी। फिजा ने सिर हिलाया, फिर अपने आदमियों को ले गई। रणवीर ने फिर किरण को देखा। इस पल किरण चिंतित दिख रही थी और उसकी आवाज आंसुओं से कांप रही थी। हम क्या करें?
कुसुम दीदी को पकड़ लिया गया है। मिस किरण, चिंता मत करो। दूसरी पार्टी शुरू में सभी को मारने का इरादा रखती थी, लेकिन फिर अचानक कुसुम को ले गई। ये स्पष्ट है कि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी योजना विफल हो गई और उन्होंने पहले एक बंधक बना लिया, इसलिए कोई तत्काल खतरा नहीं है। मैं निश्चित रूप से उसे सुरक्षित बचाऊंगा, अन्यथा मेरे पास आपके गुरु का सामना करने के लिए चेहरा नहीं होगा। जी, किरण ने अपने आंसू पोंछे। इसके अलावा अपने गुरु को अभी मत बताना, वह कल ही वापस गई हैं और अगर उन्हें पता चलता है कि कुसुम मुसीबत में है तो वह बहुत चिंतित होंगी। रणवीर ने कहा, ठीक है। किरण ने सिर हिलाया। आकाश और पृथ्वी वज्रोल्लू, तुम 4 नाग राजा, मेरी आज्ञा सुनो। दिल्ली की बारीकी से रक्षा करो और स्थिति पर कड़ी नजर रखो। मुझे चिंता है कि दूसरा पक्ष हार नहीं मानेगा। रणवीर आदेश देता रहा। जी, 4 नाग राजाओं ने जवाब दिया और फिर अपने आदेशों का पालन करने के लिए चले गए। करण, लोहित, साया, तुम तीनों आदमी ले लो और चंद्रभागा विला पर नजर रखो। रणवीर ने फिर आदेश दिया। ठीक है। 3 नाग राजाओं ने सिर हिलाया। चलो पहले वापस चलते हैं, रणवीर ने कहा और वह और अनन्या रूही को वापस ले गए और किरण को भी साथ आने दिया। अब होटल में रहना निश्चित रूप से सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह किरण को अपने घर पर रहने देने की योजना बना रहा है। अध्याय 610 खबर है। सुरक्षित घर लौटने के बाद रणवीर ने अनन्या और किरण को कुछ दवा दी। वे बहुत बुरी तरह घायल थीं और उन्हें आराम की जरूरत थी। जहां तक रूही की बात है, इस डर के बाद वह थक चुकी थी। सोते समय उसने पूरे समय रणवीर का हाथ पकड़ रखा था। रूही के गहरी नींद में जाने के बाद रणवीर बेहद उदास अभिव्यक्ति के साथ लिविंग रूम में आया। उसने ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए 8 नाग राजाओं और अन्य 3 छाया संप्रदाय के सदस्यों से संपर्क किया। फिर मैंने उन्हें पूरी कहानी समझाई। ये सुनने के बाद 8 नाग राजा गुस्से से आग बबूला हो गए। यह अपमानजनक है। उन्होंने दिल्ली में धावा बोला और कई महिलाओं और बच्चों पर हमला किया। धामस्वामी द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए उन्होंने उसे रोकने के लिए एक व्यूह रचना भी स्थापित की। कितना नीच। 3 छायादार आकृतियों की आंखों में भी जानलेवा इरादा चमक रहा था। इस हमले का समय स्पष्ट रूप से मेरे 100 प्रतिभावान लोगों को मारने से संबंधित है। मुझे बस यह नहीं पता कि इसके पीछे किस प्रतिभावान व्यक्ति का समर्थन है, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। तथ्य यह है कि 1 दर्जन से अधिक शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों को एक साथ जुटाया गया था। इसका मतलब है कि यह निश्चित रूप से कोई साधारण छोटी ताकत नहीं थी। विक्रम, क्या तुमने उस व्यक्ति से कुछ निकलवाया? रणवीर ने ऑनलाइन मीटिंग के दौरान पूछा। ये व्यक्ति बहुत पहले जाग गया था, लेकिन उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि खुद को चोट पहुँचाने के लिए अपनी जीभ काटने की कोशिश की, लेकिन मैंने समय रहते इसका पता लगा लिया और उसे रोक दिया। विक्रम ने कहा। दबाव बनाए रखो, तुम्हें जवाब मिलना ही चाहिए, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। दूसरे पक्ष ने अपनी सीमा पार कर ली है। एक बार जब उसे पता चल जाएगा कि वे किस तरह की ताकत हैं, तो वह निश्चित रूप से उन्हें मिटा देगा। ऑनलाइन मीटिंग समाप्त होने के बाद रणवीर सो नहीं सका और साधना करने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में जाने की योजना बनाई। तभी अनन्या वहां आ गई। रणवीर, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? रणवीर ने सिर हिलाया। ये जल्द ही होना चाहिए। चिंता मत करो, बस ठीक होने पर ध्यान दो। अनन्या चिंतित दिख रही थी। मैं ठीक हूँ, लेकिन कुसुम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह बहुत अच्छी लड़की है और मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ हो। रणवीर, तुम्हें उसे बचाना होगा। कोई नहीं चाहता कि उसे ले जाया जाए। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उसे सुरक्षित वापस लाऊंगा, रणवीर ने उसे आश्वासन दिया। ठीक है, अनन्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चिंता से भरी थीं। हालांकि वे एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते थे। कुसुम और अनन्या को लगा जैसे वे एक दूसरे को युगों से जानते हैं और एक दूसरे को करीबी दोस्त मानते हैं। दुश्मन के हमले का सामना करते समय कुसुम ने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की और अपनी जान पर खेलकर उसका बचाव किया। अब जब उसका जीवन या मृत्यु अज्ञात है, तो वह चिंता कैसे नहीं कर सकती। अनन्या, पहले सो जाओ, रणवीर ने कहा, उसके गाल को चूमते हुए। अनन्या के अपने बेडरूम में लौटने के बाद वह साधना करने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में चला गया। वास्तव में वे हर पल खबर का इंतजार कर रहे थे। ... अगली सुबह विक्रम का संदेश आया। मालिक, हम उनसे कुछ नहीं निकलवा सके। दूसरा पक्ष मर चुका है। मर गया। रणवीर की नजरें तेज हो गईं। क्या उसकी जीभ नियंत्रित नहीं थी? वह कैसे मर सकता है? इस व्यक्ति ने अपनी वास्तविक ऊर्जा का संचार किया, अपनी ही नसों को नष्ट कर दिया और बहुत ही दर्दनाक मौत मरा, तुरंत अपनी सारी सांसें खो दी। विक्रम ने कहा, कितना क्रूर। रणवीर की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। कुछ भी न कहना और सीधे अपनी नसों को नष्ट करना एक सामान्य आत्महत्या के प्रयास से कहीं अधिक कष्टदायक था। नसों को फाड़ने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा को उकसाना अपने शरीर के अंदर चाकू लेने और पागलों की तरह खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। ज्यादातर लोग बस ऐसा नहीं कर सकते।
रणवीर ने अपने दुश्मनों से कई बार पूछताछ की थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जो इतना क्रूर था। ये स्पष्ट है कि इसके पीछे की ताकतें अत्यधिक प्रशिक्षित हैं। धाम स्वामी, अब हम क्या करें? विक्रम ने पूछा। चूंकि दूसरा पक्ष कोई निशान नहीं छोड़ता, इसलिए उन्होंने पहले से ही अन्य खामियों के बारे में सोचा होगा। अब हम केवल इंतजार कर सकते हैं, रणवीर ने कहा। रणवीर, क्या कोई परिणाम है? अनन्या पीछे से चली आ रही थी और उम्मीद से पूछा। किरण साथ साथ चल रही थी। दोनों महिलाएं कल की तुलना में आज काफी बेहतर दिख रही थीं, लेकिन उन सभी की आंखों के नीचे काले घेरे थे जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे थे कि वे पूरी रात ठीक से नहीं सोई थीं। मैंने उस आदमी को बेहोश कर दिया और वह मर गया, बिना एक शब्द कहे, रणवीर ने कहा। अनन्या चौंक गई। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें कभी पता नहीं चलेगा कि किसने चाल चली और हम कभी कुसुम को नहीं ढूंढ पाएंगे? धाम स्वामी, रणवीर, कृपया आपको कोई रास्ता सोचना होगा, किरण ने चिंता से कहा। वे मेरे पीछे हैं। चूंकि उन्होंने कुसुम का अपहरण किया है, इसलिए वे शायद मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। वे अगले 1 या 2 दिनों में कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने आदमियों को जानकारी इकट्ठा करना जारी रखने की व्यवस्था भी करूंगा, रणवीर ने कहा। ठीक है। हर कोई केवल सहमति में सिर हिला सकता था। तभी रणवीर को अचानक एक ईमेल मिला। लगता है हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, दूसरे पक्ष ने पहले ही अपनी चाल चल दी है। रणवीर ने जल्दी से ईमेल खोला। उस पर अंग्रेजी पाठ की एक पंक्ति लिखी थी, जिसका अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है। कुसुम को बचाना चाहते हो? मृत्यु मरुस्थल में आओ, बिल्कुल अकेले, वरना वह मर जाएगी। कुछ शब्द, फिर भी वे एक जानलेवा इरादा व्यक्त करते हैं। आखिरकार हमारे पास एक सुराग है। रणवीर की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत आदेश दिया, रुद्रधाम, छाया संप्रदाय, सभी मेरी आज्ञा सुनो। दिल्ली की रक्षा करो, अनन्या और अन्य की रक्षा करो। मैं मृत्यु मरुस्थल जा रहा हूँ। धाम स्वामी, आप अकेले मृत्यु मरुस्थल जा रहे हैं, मुझे डर है। विक्रम बेहद चिंतित था। मृत्यु मरुस्थल कैसी जगह है? अनन्या ने विक्रम के स्वर में कुछ असामान्य महसूस किया। बस एक आम रेगिस्तान है, कुछ खास नहीं, रणवीर ने विक्रम को घूरते हुए शांत भाव से कहा, ताकि वह बकवास न करे। रुद्रधाम के लिए छाया संप्रदाय के सदस्यों की सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। काफी विचार विमर्श के बाद रणवीर ने एक व्यूह रचना स्थापित की, जिसने चंद्रभागा विला को पूरी तरह से सील कर दिया। ये व्यूह रचना शक्ति ब्रह्म स्तर के साधकों का सामना करने के लिए पर्याप्त है। भले ही ये किसी सर्वोच्च विशेषज्ञ का सामना करे या शायद अपनी पकड़ बना सकता है। जब तक ये थोड़ी देर के लिए टिक सकता है, यह मेरे लिए मृत्यु मरुस्थल से वापस आने के लिए पर्याप्त होगा, रणवीर ने मन ही मन सोचा। जब व्यूह रचनाओं की बात आती है तो कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन अफसोस की भावना महसूस करता है। बर्फीले रहस्यमय क्षेत्र में मुझे जो अष्टवीरान ड्रैगन लॉकिंग व्यूह रचना मिली थी, वह व्यूह रचनाओं में सर्वोच्च अस्तित्व थी। अफसोस की बात है कि मैं इसे समझ नहीं सका, अन्यथा अगर मैंने इस जगह की रक्षा के लिए अष्टवीरान ड्रैगन लॉकिंग व्यूह रचना का उपयोग किया होता तो सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी अंदर नहीं घुस पाते। अनन्या, कृपया मेरे जाने तक घर पर रहना, मैं जल्द ही कुसुम को वापस लाने में सक्षम होऊंगा, रणवीर ने कहा। ठीक है। अनन्या सहमत हो गई। तुम्हें सावधान रहना होगा। उसकी आंखें कोमलता और चिंता से भरी थीं। मेरी चिंता मत करो, अपनी वर्तमान साधना के स्तर के साथ मैं एक सर्वोच्च प्राणी के खिलाफ भी लड़ सकता हूँ, रणवीर ने कहा, फिर मुड़ा और चला गया। मृत्यु मरुस्थल की यह यात्रा अनिवार्य है, इसके पीछे जो लोग हैं वे भयानक कीमत चुकाएंगे। बस कुछ ही पलों बाद एक लड़ाकू विमान दिल्ली से आकाश में उड़ गया। हेलीकॉप्टर के अंदर केवल एक ही व्यक्ति था, रणवीर। उसने व्यक्तिगत रूप से एक लड़ाकू विमान उड़ाया जो सुपरसोनिक गति से मृत्यु मरुस्थल की ओर बढ़ रहा था। ... रणवीर के जाने के बाद ही अनन्या ने विक्रम से पूछा, विक्रम, मुझे सच बताओ, आखिर मृत्यु मरुस्थल क्या है? बस एक साधारण रेगिस्तान, विक्रम ने अपना सिर खुजलाया। धाम की मालकिन के रूप में मैं तुम्हें सच बताने का आदेश देती हूँ, अनन्या ने सख्ती से कहा। यह, विक्रम हिचकिचाया, मैं बस पता लगाना चाहती थी, अन्यथा मुझे चैन नहीं मिलता। चिंता मत करो, मैं रणवीर को नहीं बताऊंगी, अनन्या ने कहा। ठीक है, विक्रम ने सिर हिलाया। उसने धाम स्वामी के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की, नहीं उसने धाम मालकिन के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत की। मुख्य बात यह थी कि धाम स्वामी ने केवल उसे न बोलने का आदेश नहीं दिया था, और लापरवाही से न बोलना सबसे अच्छा था, ताकि इसे आदेशों की अवहेलना न माना जाए। अन्यथा अगर अनन्या ने उसे दबाव में लेने के लिए धाम मालकिन के पद का इस्तेमाल किया तो वह बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। इस एपिसोड को सुनते हुए मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी बनी रही। यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, बल्कि भरोसे, रिश्तों और उस सीमा की थी
जहां इंसान अपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। मुझे लगा रणवीर का गुस्सा सिर्फ क्रोध नहीं था, वो डर था। वो डर जो तब पैदा होता है जब कोई आपके परिवार को छू ले। अनन्या का अकेले खड़े रहना, कुसुम का बिना सोचे अपनी जान जोखिम में डालना और रूही की मासूम चीख, इन पलों ने कहानी को साधना से उठाकर सीधे इंसानी दिल तक ला दिया। और मृत्यु मरुस्थल का नाम ही बता देता है कि आगे जो होने वाला है वो सीधा नहीं होगा। यह परीक्षा होगी, बलिदान की भी और विवेक की भी। मुझे लगता है अगला टकराव सिर्फ दुश्मनों से नहीं, रणवीर के भीतर की सीमा से भी होगा। आप क्या सोचते हैं? जब अपनों की जान दांव पर हो तो क्या सही और गलत की रेखा मायने रखती है?